आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर का नाम है एयर। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, एयर यानी कि हवा के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर के बारे में, चैप्टर के अंदर। इसके पहले हम लोग अपने 3 चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं और आज फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर का नाम है एयर। देखो यार, इस पूरे चैप्टर में ना हम लोगों को केवल और केवल हवा के बारे में पढ़ना है, यानी कि एयर के बारे में पढ़ना है। और आपको पता है कि एयर में बहुत अलग अलग प्रकार के गैस मिले हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है ना। अलग अलग प्रकार के गैसेस है, उनके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और छोटा भी है, तो ये आराम से हो जाएगा, आराम से समझ में आएगा। तो बस आपको सुनते चलना है और बीच बीच में यदि हम कोई डायग्राम पिक्चर वगैरह दिखाएंगे उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ते चलना है, समझते चलना है, समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले 2-4 पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन है, उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन में बात कहा गया है वो पहला पॉइंट है कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखो, ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है ना, एक चादर से ढका हुआ है, और वो चादर किस चीज़ का पता है? हवा का। उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो हमारा पूरा धरती है, पूरा धरती ऊपर में ना कुछ इस प्रकार से लगता है, ऊपर में एक चादर रखा हुआ है। जो चादर क्या कर रहा है? पूरे धरती को हवा से, मतलब कि एक पूरा चादर है, वो चादर किस चीज़ का है? हवा का है। हवा का चादर है जो इस पूरे धरती को, इस पूरे ग्लोब को ढके हुए है, और इसी पूरे चीज़ को जो कि उस चादर के अंदर हमारा है, इसी को हम लोग कह देते हैं एटमॉस्फेयर। तो सिंपल से समझिए, हमारा पूरा पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर एक गैस का चादर ऐसा बिछा हुआ है। हालांकि वो आपको दिखेगा नहीं, बस समझाने के लिए बोला गया है ब्लैंकेट ऑफ एयर। ब्लैंकेट ऑफ एयर का मतलब हो गया कि हवा का ना एक चादर रखा हुआ है हमारे धरती के ऊपर, और उसी के अंदर हम लोग हैं, हमारा प्लांट है, एनिमल है, इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं एटमॉस्फेयर। तो कोई पूछे कि बताओ एटमॉस्फेयर क्या है, तो सिंपल से बताना है कि ये जो हमारा पूरा धरती है, जो पूरा हमारा ग्लोब है, इसके ऊपर ना एक हवा का लेयर बिछा हुआ है, हवा का एक चादर बिछा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग सब हैं, उसी को हम लोग कह देंगे एटमॉस्फेयर। और इसी के अंदर आपका हवा है, पानी है, आसमान है, सब कुछ हमारा इसी में है, और इसी को हम लोग एक शब्द में क्या कह देंगे? एटमॉस्फेयर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला है हमारा, ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। क्या सही बात है? इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बींग हैं, यदि उनको जिंदा रहना है तो उसको किस पर डिपेंड होना पड़ेगा? एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर का सिंपल सा मतलब हवा पे आपको रहना पड़ेगा। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए आपको बहुत जोर से भूख लगा हो, आप खाना ना खाओ तो आप तुरंत नहीं मर जाओगे। उसी प्रकार से आपको बहुत जोर से पानी प्यास लगा हो, आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो आपका जान जल्दी नहीं जाने वाला है, फिर भी आप कुछ देर सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन आपको सांस ही ना मिले, ऑक्सीजन ही ना मिले, तो क्या जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। इसीलिए बोला गया है कि खाना कुछ देर ना मिले चलेगा, पानी कुछ देर ना मिले तो भी चलेगा, आप जिंदा रह जाएंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन हवा ना मिले तो फिर दिक्कत है, हमारा जान भी जा सकता है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग है, खास करके जो जिंदा है, उनका जो पूरा का पूरा सर्वाइवल है, यानी कि वो जो डिपेंड है, वो किस पे टिका हुआ है? एटमॉस्फेयर पे टिका हुआ है। और यदि हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब क्या है? हवा के ऊपर वो टिका हुआ है। सांस नहीं लेंगे तो आप मर जाएंगे, सिंपल सा बात है ना। आगे, इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज। तो ये एटमॉस्फेयर करता क्या है? पहला चीज़, ये एटमॉस्फेयर हम लोगों को एयर देगा, यानी कि अलग अलग प्रकार के गैस देगा ये हमको, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो सूरज का जो रोशनी आता है, उस सूरज की रोशनी में ना कुछ ऐसे लाइट रेज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बड़ा हानिकारक है, बहुत नुकसान हमको वो पहुंचा सकता है। तो उससे हमको बचाने का भी काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर ही करता है, हवा करता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए एटमॉस्फेयर का होना, यानी कि हवा का होना काफ़ी ज़रूरी है, यदि आप एक लिविंग थिंग है तो। नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नॉन लिविंग थिंग को हवा से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। यदि आप जिंदा हैं, यदि आप लिविंग थिंग है, तो आपको हवा से बहुत ज़्यादा मतलब होने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है, इसके ऊपर एक हवा का अलग ही प्रकार का लेयर बिछा हुआ है,
एक अलग ही प्रकार का लेयर है, एक चादर बिछा हुआ है धरती के ऊपर, और उसी के अंदर हम लोग हैं, उसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा हवा है। उसी चादर को हम लोग क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेयर बोल देंगे। और उसी के अंदर हम लोग हैं, हवा है, पानी, आकाश, आसमान, सब कुछ उसी के अंदर है। ठीक है। और जितने भी लिविंग थिंग है उसको जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए एटमॉस्फेयर यानी कि हवा का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दिक्कत ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, और ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर एक काम और करता है, वो ये कि जो सनलाइट आता है उसमें से कुछ सनलाइट का रोशनी जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो वो सीधा हमारे बॉडी में पड़े तो हमारे बॉडी को स्किन कैंसर हो सकता है, मतलब कि स्किन कैंसर हो सकता है। और स्किन कैंसर ना हो इसके लिए हमको बचा के रखने का काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर करता है। कौन करेगा? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में भी ओजोन लेयर करता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ओजोन लेयर क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखिए कौन बचा के रखने का काम करता है हम लोग को? एटमॉस्फेयर। सिंपल। हमको आसमान दिखता है नीला हाँ नीला, वही है। हाँ, ये जो आपको आसमान दिखता है ना नीला, वो आपका एटमॉस्फेयर है। सिंपल। ठीक है, आइए और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक हमारा है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब है, एटमॉस्फेयर सिंपल सा मतलब हवा समझिए। जब भी हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करें एटमॉस्फेयर, इसका मतलब समझ लीजिए किसके बारे में बात हो रहा है? हवा के बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग अब देखने वाले कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब ये जो हवा है इसमें कितना कौन सा गैस मिला हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हवा में कौन सा गैस कितना मिला हुआ है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्या है? आसपास हवा है, लेकिन इस हवा में अलग अलग प्रकार के क्या हैं? गैस हैं, है ना। तो कौन सा गैस कितना है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में, इस हवा में सबसे ज्यादा यदि कोई गैस प्रेजेंट है तो वो दो गैस है। पहला नाइट्रोजन और दूसरा हमारा ऑक्सीजन। और भी गैसेस हैं लेकिन उनका मात्रा क्या है? बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है लेकिन ना के बराबर, बहुत कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि किसी का मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में है तो पहला गैस है नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, कितना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। ये सब भी अलग अलग गैस है लेकिन इसका मात्रा क्या है? बहुत ही कम है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम है, हीलियम का मात्रा कम है, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन ये सब गैस है। और इन सब का गैस का जो मात्रा है हमारे हवा में वो क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ फिर हमारा? दो, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। हवा में क्या लगता है आपको? केवल गैस ही प्रेजेंट है? नहीं, हवा में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। डस्ट पार्टिकल्स मतलब धूल वगैरह, वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन हम लोग धूल वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल बात किसके बारे में करेंगे? गैस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो गैस हमारा हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, है ना, ओजोन, ये सब हमारा गैस है। तो इसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ज़्यादातर ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा गैस पाया जाने वाला जो हमारा हवा में है वो कौन होगा? नाइट्रोजन। यानी कि हवा में सबसे ज़्यादा यदि किसी गैस का मात्रा प्रेजेंट है तो वो किसका है? नाइट्रोजन का। कितना परसेंट है भाई? 78% है, सोचो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लांटीफुल गैस इन द एयर। मतलब हवा में पाया जाने वाला, एयर में पाया जाने वाला सबसे भारी मात्रा में जो कोई गैस पाया जा रहा है, जिसका मात्रा सबसे ज़्यादा है, वो कौन होगा? पहला नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78% है, बहुत ज़्यादा है मतलब। आगे, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है कि हम लोग सांस जो लेते हैं उससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता है। बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे बॉडी में जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी में जा रहा होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब हम लोगों को बचपन से क्या पढ़ाया गया है? क्या हम लोग पढ़े हैं कि हमारे बॉडी में हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या जाता है? ऑक्सीजन। ये सही बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन का है, उसके साथ क्या कोई और गैस नहीं है? नाइट्रोजन भी है, लेकिन इसका मात्रा क्या होगा? बहुत कम है। इसीलिए हम लोग को बचपन में उतना नहीं पढ़ाया जाता है।
लेकिन ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी जाता है, और जब हम लोग बाहर गैस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे बॉडी से बाहर निकलता ही है, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी बाहर निकलता है जो अंदर गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। Bacteria that live in the soil and roots of the some plants plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it। अब देखो पूरा होता क्या है। यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ नाइट्रोजन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन करता है, प्लांट या एनिमल? एनिमल मतलब हम लोग भी उसमें आ जाते हैं, एनिमल मतलब जानवर भी हो गया और हम लोग भी उसी में आ जाते हैं। यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ नाइट्रोजन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन करता है, एनिमल या प्लांट? प्लांट करता है। कौन करता है? प्लांट। कैसे करता है हम लोग अभी समझेंगे। देखो, हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा आता है, नाइट्रोजन कम आता है, लेकिन आता ज़रूर है, ध्यान रखना है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें आप ये कह सकते हैं कि सर एक तरीके से तो फिर हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। हाँ, सही बात है, हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन नाइट्रोजन का इस्तेमाल यदि सबसे ज़्यादा कोई करता है तो वो प्लांट करता है। लेकिन प्लांट में ना एक दिक्कत है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो सीधा हमारे नाक से होते हुए हमारे लंग्स में सांस पहुंच जाता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पहुंच जाता है, ये हम लोग डायरेक्टली सांस लेते हैं। लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करता है। प्लांट डायरेक्टली इस्तेमाल नाइट्रोजन का नहीं करता है। प्लांट डायरेक्टली यदि कोई चीज़ इस्तेमाल करता है तो वो क्या बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आप देखो, सिंपल सा समझो, हम लोग छोड़ते हैं क्या, सबसे पहले ये समझो, हम लोग लेते क्या है, ऑक्सीजन। तो केवल क्या हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ही जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है। फिर हम लोग छोड़ते क्या है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है, नाइट्रोजन भी निकल रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कौन इस्तेमाल कर लेता है, प्लांट, पेड़। तो प्लांट केवल एक गैस को डायरेक्टली इस्तेमाल करता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन सवाल है कि सर प्लांट तो नाइट्रोजन भी इस्तेमाल करता है, फिर ये नाइट्रोजन कैसे इस्तेमाल करता है? देखो ध्यान रखना है, प्लांट केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही सीधा सीधा इस्तेमाल करता है, नाइट्रोजन का वो सीधा सीधा इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करता। अब करता कैसे है फिर वो समझिए। होता क्या है ना, प्लांट के जड़ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। प्लांट के जड़ में मिट्टी है और मिट्टी में प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया पहले नाइट्रोजन को लेता है। वो बैक्टीरिया पहले क्या करेगा, इन्वायरमेंट से, आसपास से नाइट्रोजन लेगा। वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में चेंज कर देगा, उसको ऐसा बदल देगा कि फिर आराम से प्लांट उसको इस्तेमाल कर लेता है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करता है सीधा सीधा। वो पहले कौन करेगा, प्लांट के जड़ में पाया जाने वाला बैक्टीरिया पहले नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेगा, फिर वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कन्वर्ट कर देगा, कुछ ऐसे उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि फिर बाद में प्लांट उसको आराम से इस्तेमाल कर लेता है। सिंपल। तो कहने का सिंपल सा मतलब होगा कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं करता है। वो किसके मदद से करेगा, किसके थ्रू करेगा, बैक्टीरिया के थ्रू करेगा। बैक्टीरिया पहले उसको इस्तेमाल करेगा, फिर बैक्टीरिया उसको अलग फॉर्म में चेंज कर देगा ताकि प्लांट उसका फिर इस्तेमाल कर सके। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा बात किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। अगला हमारा सेकेंड नंबर में जो हवा में सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है नाइट्रोजन के बाद, सेकेंड नंबर में कौन हो गया हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हवा में कितना परसेंट होता है, कौन बताएगा? 21%। तो यहाँ पे बगल में ब्रैकेट में आप लिख लेना, जैसे आपने लिखा था ना यहाँ पे अबाउट नाइट्रोजन के बगल में ब्रैकेट में 78%, उसी प्रकार से ऑक्सीजन के बगल में लिख लेना ब्रैकेट में 21%। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है लेकिन ये 21% होता है। ठीक है, शुरू करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। हवा में सबसे ज़्यादा कौन गैस पाया जाएगा, नाइट्रोजन 78%। दूसरे नंबर पे कौन, ऑक्सीजन, कितना, 21%। ठीक है, अगला, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ। लेकिन हम लोग बात करें अपने ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है खास करके, ये लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सीधा सीधा कर लेते हैं, डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है भाई, ऑक्सीजन पे। हालांकि हमारे बॉडी में नाइट्रोजन भी जाता है लेकिन ज़्यादा मात्रा किसका जाता है, ऑक्सीजन का।
एनिमल भी उसका इस्तेमाल करता है। तो पूरा का पूरा जो हमारा सर्वाइवल डिपेंड है ऑक्सीजन का बात करें तो उसी पे, ऑक्सीजन पे ही हमारा पूरा का पूरा जीवन टिका हुआ है। ठीक है, आगे ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये तो हम लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं कि प्लांट अपना जो भोजन बनाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस। और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या जनरेट करता है, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन इस्तेमाल कौन करेगा, हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, प्लांट करता है, एनिमल करता है, सॉरी एनिमल्स करेगा, ह्यूमन बींग्स करेगा, सिंपल। तो ऑक्सीजन हमारे हवा में 21% पाया जाता है। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करेगा, ग्रीन प्लांट्स करेगा। कब करता है, जब ये अपना भोजन बना रहा होता है तब, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, अगला, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर हम लोग डेली ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन घट क्यों नहीं रहा है, हमेशा बरकरार क्यों है? क्योंकि आप डेली ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं और प्लांट डेली प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो बताओ क्या कभी ख़त्म होगा? एक तरफ आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं और एक तरफ दोबारा बनता जा रहा है, ऑक्सीजन बनता जा रहा है, तो कभी ख़त्म होगा? लेकिन क्या कभी ख़त्म नहीं होगा? ख़त्म होगा, मात्र एक तरीके से, जब प्लांट का संख्या घट जाएगा तब होगा। क्या, आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए जा रहे हैं लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट अब है ही नहीं, तो फिर प्रोड्यूस करेगा कौन? तो बताओ, क्या इस इन्वायरमेंट में, हवा में ऑक्सीजन का लेवल गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? बिल्कुल गड़बड़ाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि पेड़ पौधों को लगाओ। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक दिया जाता है, बड़ा एक अच्छा सा तरीका है। हम लोग ना, मतलब बहुत बार ऐसे सरकार भी अपना प्रोग्राम चलाते रहते हैं, टीवी पे समाचार में देता रहता है कि प्लांट लगाना चाहिए, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, ऑक्सीजन का कभी कमी नहीं होगा। लेकिन क्या हम लोग पेड़ लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। लेकिन यदि एक सिंपल सा रूल हम लोग फॉलो कर ले तो आप यकीन मानो हमारा पृथ्वी ना ऑक्सीजन के मामला में, खास करके मामले में, बहुत आगे निकल सकता है। वो कॉन्सेप्ट है कि आप साल भर पेड़ नहीं लगाओ चलेगा, लेकिन कम से कम अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगा दो बस। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो मानते हैं कि आपके पास साल भर टाइम नहीं है, लेकिन यार कम से कम एक बर्थडे के दिन, चलो बर्थडे के दिन भी नहीं होता है, तो किसी भी दिन साल में कम से कम यदि एक आदमी एक पेड़ भी लगा दे तो आप यकीन मानो पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाएगा, है कि नहीं? चलो एक छोटा सा हम लोग सर्वे करते हैं, ठीक है? हमारे इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ टच करने वाला है, लगभग मान लेते हैं होने वाला है। अब तो इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, 150 करोड़। तो एक दिन में कितने लोगों का बर्थडे हो सकता है, जरा इमेजिन करो। 1 करोड़ नहीं हो सकता है, मान लो उतना नहीं होगा, 1 लाख नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा। चलो मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, हालांकि बहुत हो सकता है, हम लोग बहुत कम मानते, मिनिमम। यार मिनिमम यदि हम लोग भी माने तो एक दिन में कम से कम ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख लोगों का बर्थडे तो आता ही होगा। मतलब आप ऐसे समझो कि इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, एक दिन में कम से कम एक इंसान का तो यार बर्थडे, मतलब कि एक दिन में कम से कम 1 लाख लोग का तो बर्थडे मनता ही होगा एक दिन में। इससे ज़्यादा ही होता होगा, क्योंकि 150 करोड़ जनसंख्या हमारे इंडिया का है, 150 करोड़, और 150 करोड़ में एक दिन में कम से कम तो 1 लाख लोगों का बर्थडे मनता ही होगा, डेली आता ही होगा बर्थडे। यदि वो 1 लाख लोग डेली अपना बर्थडे मना रहे हैं और एक दिन में 1 लाख पेड़ भी यदि लगा दिया जाए हर जगह पर, तो आप यकीन मानो इंडिया से बेहतर कंट्री दूसरा कोई मामला, मतलब कि हवा के मामले में नहीं हो सकता है। डेली 1 लाख पेड़ लगेगा, इसका मतलब समझते हैं आप? चलो मान लो 1 लाख आपने पेड़ लगाया, हर पेड़ जिंदा नहीं रहता है, कुछ पेड़ मर भी जाता है, तो मान लेते हैं कि 50% पेड़ आपका मर भी गया, तो अभी भी तो 50 लाख पेड़ बचा, 50 हज़ार, सॉरी माय मिस्टेक। यानी कि आपने एक दिन में 1 लाख पेड़ लगाया, 1 लाख में 50,000 बर्बाद हो गया, मर गया, मान लो किसी भी वजह से, जानवर खा लिया है ना, आंधी तूफान आया, उड़ गया, कुछ भी हो गया, मान लो बर्बाद हो गया। यार अभी भी तो आपके पास एक दिन में 50,000 पेड़ बचा। तो अब जरा आप इमेजिन करो कि एक दिन में 50,000 पेड़ लगा और एक साल में 365 दिन,
तो 365 को 50,000 से आप मल्टीप्लाई करो, करोड़ में नंबर जाएगा ये। और एक साल में इतना करोड़ यदि पेड़ लग रहा है तो आप इमेजिन करो इंडिया में कभी ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा, पोल्यूशन का मामला कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग उतना भी नहीं करते हैं, गलत चीज़ है, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। करिए आप, है ना, कम से कम अपने बर्थडे के दिन, यदि बर्थडे के दिन ना हो सके तो कम से कम साल में एक दिन भी कोई 1-2 पेड़ लगा दिया करो तो थोड़ा बढ़िया है। और लगा देने से केवल नहीं, उसका टेक केयर भी करो, देख रेख भी करो। और यार देखो, ज़्यादा दिन तक आपको देख रेख नहीं करना है। आप नॉर्मली ऐसे देखते होंगे, थोड़ा सा जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है ना, फिर वो अपने आप बड़ा हो जाता है वो, क्योंकि बरसात होता रहता है, धूप पानी उसको सब चीज़ मिलता रहता है, तो वो अपने आप ग्रो कर जाता है। तो थोड़ा दिन बस उसका देखभाल करोगे, फिर वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो बस इतना करना है। अपने घर में ही थोड़ा सा बगीचा होगा तो वहाँ कर लो, गमला है जिसमें कर लो, कि कहीं पे भी करो, लेकिन करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ऑक्सीजन का लेवल कभी कम क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक तरफ हम लोग ऑक्सीजन को इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो एक तरफ प्लांट ऑक्सीजन को बनाता भी जा रहा है। ये ऑक्सीजन का लेवल हमारे आसपास तब घटेगा जब प्लांट का संख्या घट जाएगा तब। और ये डेली हो रहा है, प्लांट डेली काटे जा रहे हैं, कट रहा है डेली, लेकिन लग डेली नहीं रहा है। समझा रही है बात? तो ये नहीं होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी कट ट्रीज दैन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब। ऑब्वियस सी बात है, यदि आप पेड़ पौधों को काटोगे तो ये जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा, फिर इसका भुगतना तो हम ही लोग को पड़ेगा ना, है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया ही केवल भुगतेगा, पाकिस्तान में भुगतेगा, बांग्लादेश भी भुगतेगा, क्योंकि हवा का कोई बाउंड्री नहीं होता है, हर जगह पे हवा सेम है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। है बहुत सारे गैस, लेकिन हम लोग को 3 मेजर गैस के बारे में पढ़ना है। पहला नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कौन करता है, प्लांट कर लेता है। ठीक है, आगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारा इंपॉर्टेंट गैस है, लेकिन इसका मात्रा हमारे आसपास केवल कितना है, 0.03%, मतलब 1% भी अच्छे से नहीं है, सोचो। ठीक है, आगे। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। हम लोग जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड कौन इस्तेमाल करेगा, प्लांट करेगा। और प्लांट फिर बनाएगा क्या हमारे लिए, ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पूरा साइकिल चलता रहता है। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इंसान का बात करें, जानवर का बात करें, तो ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, रिलीज करता है, और उसका इस्तेमाल प्लांट कर लेता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स। कहने का मतलब है कि जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल कर लेता है, और जितना प्लांट ऑक्सीजन छोड़ेगा उतना आप ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बरकरार रहता है। ठीक है, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भले कम है, लेकिन इतना सही प्लांट का काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा इमेजिन करो कि प्लांट अपना जो ऑक्सीजन है वो बना लेता है, और वो ऑक्सीजन हमको दे देता है केवल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करने से ही। मतलब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेगा केवल कितना, 0.03%। इतना ही तो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है कितना परसेंट, 21%। इसका उल्टा कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए हमारे पास 21% और ऑक्सीजन हो जाए 0.03%। क्या लगता है आप जिंदा रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होने का मतलब है पृथ्वी पे गर्मी का बढ़ना। इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। आपने वर्ड सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। इसका सिंपल सा मतलब है हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाना। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि क्या बढ़ेगा, आपके आसपास गर्मी बढ़ेगा। और आज के समय में आप देखो कि गर्मी के समय में कितना गर्मी बढ़ जा रहा है। मतलब गर्मी के समय में गर्मी होता है ये मानते हैं, लेकिन मतलब बेहिसाब गर्मी पड़ जा रहा है। बारिश होने के समय में बरसात नहीं हो रहा है, बल्कि गर्मी पड़ रहा है। देखो ये क्या नतीजा दिखने को आपको मिल रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब जाड़े के समय में भी जाड़ा आपको महसूस नहीं होगा, गर्मी ही महसूस होगा, क्योंकि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ कैसे रहा है?
प्लांट घट रहा है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लोगों का जनसंख्या डेली बढ़ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, ज़्यादा छोड़ा जा रहा है। लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ज़्यादा मात्रा में प्लांट भी तो होना चाहिए ना। प्लांट है ही नहीं हमारे पास उतना, प्लांट काटे जा रहे हैं डेली। तो बताओ क्या हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, इसका सिंपल सा मतलब है हमारे आसपास गर्मी बढ़ेगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, पहले के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जाड़ा आ जाता था। मतलब कि आप लोग अपने घर में जाके बड़े बुजुर्ग से आप पूछिएगा, आपके घर में जो दादा दादी होंगे, नाना नानी जो भी हैं, अपने बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि वो दुर्गा पूजा का मेला देखने के लिए जाते थे, स्वेटर पहन के, जैकेट पहन के, शॉल ओढ़ के जाते थे। वो क्यों? क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम तक, लगभग वही सितंबर अक्टूबर का बात कर रहे हैं हम, उस समय तक जाड़ा आ जाता था। आज नवंबर तक जाड़ा नहीं आता। सोचो, नवंबर में जाड़ा आना स्टार्ट होता है, आपको महसूस कब होता है? दिसंबर में। समझ रही है बात? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है। जिस समय जाड़ा पड़ना चाहिए था उस समय पे जाड़ा नहीं पड़ रहा है, बल्कि उस समय पे गर्मी ही महसूस हो रहा है आपको। तो सोचो 2 महीना हम लोग शिफ्ट कर गए। सितंबर में जाड़ा पड़ना चाहिए था, अक्टूबर में जाड़ा पड़ना चाहिए था, लेकिन पड़ नहीं रहा है। कब पड़ रहा है? नवंबर में। नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में आपको महसूस हो रहा है। सोचो, बिल्कुल एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जाड़ा का पूरा माहौल ही खत्म हो जाएगा, हर समय गर्मी मिलेगा आपको, और उस समय पे धरती पे आपको भयंकर तबाही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ लगाना ही एकमात्र उपाय है जो कि आपको तबाही से बचा सकता है। सिंपल, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी कि एटमॉस्फेयर मतलब सिंपल सा हवा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अलग अलग प्रकार के गैसों से मिलके बना हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ना। और भी अलग अलग प्रकार के गैस है, लेकिन उनका मात्रा और भी क्या है, कम है। तो उसके बारे में हम लोग उतना नहीं जानते हैं, बस ध्यान रख लेना है कि उसके अलावा भी हमारा क्या क्या है, हाइड्रोजन है ना, फिर से आर्गन है, ओजोन है, हीलियम है, ये सब भी अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उतना इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। पिछले क्लास में कोई दिक्कत नहीं था आप लोग को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज का टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो कि हमारा ये बेसिकली हवा आप कह सकते हैं, कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब इसमें किन किन चीज़ों को आप देख पाएंगे। इसमें हम लोग अलग अलग बेसिकली लेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर है, अलग अलग परत है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमने आपको कल बताया था कि ये जो हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी है, इसके ऊपर ना एक हवा का चादर बिछा हुआ है, एक हवा का मतलब एक लेयर बिछा हुआ है, उसी के अंदर हम लोग हैं। और इसी पूरे माहौल को हम लोग क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। इसी एटमॉस्फेयर में आप हैं, हम हैं, जानवर है, पेड़ पौधे, बिल्डिंग वगैरह सब कोई है ना। और ये जो एटमॉस्फेयर है बेसिकली ये हमारा है क्या, हवा है। क्या है, हवा है। तो ये एटमॉस्फेयर हमारा 5 अलग अलग लेयर में डिवाइडेड है, जो कि शुरुआत कहाँ से होगा, धरती के सरफेस से स्टार्ट होगा। यानी कि ये जो धरती का ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है और बहुत दूर आसमान तक ही हमारा जाता है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा लेयर हमारे सामने है। तो दीज आर, कौन कौन सा लेयर है, पहला है हमारा है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और फिर लास्ट एक्सोस्फियर। तो ये 5 अलग अलग प्रकार के लेयर हैं हवा का, जो कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और शुरुआत हमेशा कहाँ से करेंगे हम लोग, अपने धरती के सरफेस से, यानी कि धरती के ऊपर वाले हिस्से से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग उन 5 अलग अलग लेयर के बारे में पढ़ते हैं, हवा का लेयर
जो कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में, हमारे इस पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो हम लोग साथ साथ डायग्राम भी देखते चलेंगे, इसका जो पिक्चर है ये भी समझते चलेंगे, तो ये आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले इस डायग्राम को हम समझा देते हैं, इसमें क्या क्या बात लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को, इस पिक्चर को देख के हम लोग समझ लेते हैं कि धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो ये हमारा पूरा का पूरा धरती का एटमॉस्फेयर है, जिसमें 5 लेयर हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहला नीचे वाला लेयर हमारा ट्रोपोस्फेयर कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके ऊपर वाला कहलाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर थोड़ा और बात कर लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला रीजन हमारा कहलाएगा मेसोस्फेयर। उसके और ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ वाला हमारा कहला जाएगा थर्मोस्फेयर। और उसके ऊपर का बात करें तो ये जो बैगनी कलर का, वायलेट कलर का है, वो हो जाएगा हमारा एक्सोस्फेयर। सिंपल है। तो ये हमारा पूरा का पूरा धरती का एटमॉस्फेयर है, जो कि 5 अलग अलग लेयर में, 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पांचों अलग अलग पार्ट का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हम लोग इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे जो एरोप्लेन ये सब उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह जो उड़ता है वो किस लेयर में उड़ता है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन से लेयर में ऑक्सीजन का कमी होने लगता है ये भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर लेयर कौन सा होगा, सबसे ऊपर वाला या सबसे नीचे वाला? सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। पहला पॉइंट इसमें है कि दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। मतलब कि धरती का जो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है, जिस पे आपका रोड बना हुआ है, बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, एयरपोर्ट है, जिम, मॉल, जो भी है, इस धरती के ऊपर वाले पार्ट से जिस पे हम लोग चलते हैं, यहाँ से सीधा आप 13 किलोमीटर आप ऊपर चल जाओ। 13 किलोमीटर। तो धरती के सरफेस से आसमान में कितना दूर तक? 13 किलोमीटर तक आपका जो एरिया पाया जाता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर यदि कोई पूछे कि बताओ इसका एवरेज हाइट कितना है, तो सिंपल से बताना है कि धरती के सरफेस से लेके आसमान के 13 किलोमीटर तक जो हमारा रीजन है, ये हवा का जो पूरा एरिया है, ये हमारा कहलाएगा ट्रोपोस्फेयर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा धरती का लेयर, मान लो, मतलब नीचे का हिस्सा, और यहाँ तक हो गया हमारा 13 किलोमीटर। तो धरती के सरफेस से लेकर आसमान के, धरती के सरफेस से लेकर आसमान के 13 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फेयर का रीजन होता है। आगे, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। और जो हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन इसी लेयर से आता है, इसी से आता है, 13 किलोमीटर के दायरे से ही आ जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। तो जो बरसात होता है ना, जो बिजली कड़कता है, जो कई बार बरसात के टाइम पे पत्थर भी गिरने लग जाते हैं, हेल स्टोन्स को हम लोग बोलते हैं, तो ये सब इसी लेयर में होता है। अच्छा, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जो बरसात होता है वो बिल्कुल बहुत दूर आसमान से पानी आता होगा, नहीं। बारिश का जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? बादल से आता है। और 13 किलोमीटर आप इसको हल्के में समझो, 13 किलोमीटर का मतलब बहुत बड़ा दूरी हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? मतलब ज़मीन के ऊपर से 13 किलोमीटर आप आसमान में जाएंगे तो बहुत दूर हो जाएगा। तो ये जो बरसात होता है, जो बादल आपको दिखते हैं आसमान में, तो बरसात का होना, बादल का दिखना, है ना, बिजली का कड़कना, पत्थर का गिरना बारिश के समय में, ये सब का सब ट्रोपोस्फेयर में ही हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये सब हमारा जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है सब कुछ। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही है। देखो, एक बात बताओ, हमको इस पूरे एटमॉस्फेयर से बेसिकली चाहिए क्या? हवा चाहिए, हवा इसी से मिल जा रहा है हमको। पानी चाहिए, पानी इसी से मिल जा रहा है ना। और क्या चाहिए हमको? बादल देखने को मिल जाएगा, इसी से मिल जाएगा। तो सब कुछ जो हम लोगों को चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो सब इसी लेयर से मिल जा रहा है हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट लेयर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है स्ट्रेटोस्फेयर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेप ऊपर, है ना। ये हो गया हमारा पहला, ज़मीन के ऊपर से लेके 13 किलोमीटर आसमान तक आप पहुंच जाएंगे तो आपका कहला जाएगा ट्रोपोस्फेयर। और 13 किलोमीटर से आप ऊपर बढ़ जाएंगे तो आपका कहला जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर।
ठीक है। तो पहला ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है, एबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो किसके ऊपर होगा? सिंपल सा बात है, किसके ऊपर? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होगा, है ना। मतलब पहला हमारा ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर कौन? स्ट्रेटोस्फेयर। सिंपल सा बात है, आप डायग्राम में भी देख के समझ पा रहे होंगे। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये कितना दूर तक फैला हुआ है? 50 किलोमीटर तक। सिंपल मतलब कि आपका जो सबसे पहला लेयर था ट्रोपोस्फेयर, वो कितने किलोमीटर तक था? 13 से आप ऊपर चल रहे हो कहाँ तक? 50 तक। 13 से ये नहीं कि 13 पे पहुँचने के बाद फिर से 1-2 से शुरुआत करें, नहीं। 13 आप चले गए, फिर 14-15 से शुरुआत करेंगे आप। तो ज़मीन के ऊपर से आप आसमान में 13 किलोमीटर गए तो आप पहुँच गए, ट्रोपोस्फेयर आपका ख़त्म हो गया। ट्रोपोस्फेयर आपका 13 किलोमीटर पे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। उसके बाद आप 14-15 ऐसे करते करते आप जब 50 तक पहुंच जाते हैं, 50 किलोमीटर तक, तो वो हो जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, स्ट्रेटोस्फेयर का 0 से लेकर कितना मान लेंगे आप? 13 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर का। और सॉरी माय मिस्टेक, ट्रोपोस्फेयर का हो गया 0 से 13 और स्ट्रेटोस्फेयर का 13 से 50। सिंपल, ऐसे ध्यान रखना है। आगे, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इस इलाके में, यानी कि ये जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर का इलाका है, यहाँ पे बादल बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बादल आपका कहाँ पाया जाता है? वो पहले लेयर में पाया जाता है। तो इस लेयर में बादल नहीं होता है ना, उतना कुछ खास भयंकर माहौल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी माहौल में आपका जो सारा एरोप्लेन वगैरह है, इसी में उड़ता है। एरोप्लेन आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि एरोप्लेन उड़ रहा है और नीचे बादल है। तो नीचे बादल है, इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? ट्रोपोस्फेयर के बारे में। और उस बादल के ऊपर एरोप्लेन है, मतलब वो किस में एरोप्लेन उड़ रहे हैं? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहे हैं। तो जितने भी एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं वो सब किस में उड़ेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ेगा। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि एरोप्लेन जब भी उड़ता है तो 13 किलोमीटर के ऊपर ही उड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर उनको बादल नहीं मिलता है। और बादल नहीं मिलता है, इसका मतलब आसमान साफ होता है, और आसमान साफ होता है तो फिर एरोप्लेन को उड़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं आता है। बहुत सारे एक्सीडेंट तो बादल के वजह से भी हो जाते हैं कि बादल है, समझ में नहीं आया कहाँ लैंडिंग करना था, कहीं और लैंडिंग कर गए, है ना। तो इस वजह से भी हो जाता है। आगे, वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ओजोन हमारा एक गैस है, हमने आपको बताया था ना कल कि बहुत सारे हमारे पास क्या है? अलग अलग गैस है। तो एक गैस हमारा ओजोन भी है। तो ये ओजोन गैस इसी लेयर में पाया जाता है। ऑक्सीजन तो पाया ही जाता है, ओजोन भी इसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसीलिए हमने कहा कि हर लेयर का अपना एक अलग कहानी है, ध्यान रखना है। तो पहला ट्रोपोस्फेयर समझ में आ गया। ट्रोपोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहला बात, ये 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा बात कि जितना भी आपको ज़रूरी चीज़ें चाहिए आसमान से, हवा, पानी, बादल, जो भी चाहिए वो सब इसी में हमको मिल जाता है। और जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर था, ये ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर होता है, और जितने भी एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो इसी में उड़ते हैं, क्योंकि इसमें बादल दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, इसका हाइट कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा इसके ऊपर आ जाइए थोड़ा सा और। पहला ट्रोपोस्फेयर हो गया, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, उसके बाद फिर आप आ जाइए मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर का देख लेते हैं, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात लिखा गया। देखो, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सही बात है, ये कौन सा लेयर है? तीसरा लेयर है, ठीक है। इसके बारे में क्या है? इट लाइज एबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ये भी सिंपल सा बात है, ये किसके ऊपर होगा? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होगा। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब कि आप पहले 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक गए तो पहला लेयर हो गया खत्म। फिर 13 से लेकर आप 50 तक गए तो दूसरा लेयर खत्म हो गया हमारा। अब 50 से आपको कितना चल जाना है? 80 किलोमीटर, मतलब कि कितना किलोमीटर ज़्यादा? 30 किलोमीटर ज़्यादा। तो फिर आपका ख़त्म हो जाएगा मेसोस्फेयर। सिंपल है ना। तो पहला 0 से 13, फिर 13 से 50 और फिर 50 से 80। तो यदि कोई पूछे कि बताओ मेसोस्फेयर का जो पूरा हाइट है
वो कितने किलोमीटर का है? 30 किलोमीटर का है। कहाँ से कहाँ भाई? 50 से लेकर 80। सिंपल है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे, मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। आपने कई बार सुना होगा आसमान से कुछ पत्थर वगैरह आता रहता है, आपने सुना होगा। हाँ, उसको हम लोग कहते हैं मेट्रॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड्स। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि आसमान से पृथ्वी पर पत्थर गिरे हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। लेकिन होता क्या है ना, जैसे जैसे पत्थर वो आसमान से धरती की ओर आता है नज़दीक, वो स्पीड उसका बढ़ता जाता है। कितना, एक समय पे तो इतना बढ़ जाता है कि जैसे ही पत्थर मेसोस्फीयर में एंटर करता है वैसे पत्थर में आग पकड़ लेता है। मतलब किसी भी चीज़ को यदि आप बहुत ज़ोर से मूव करो, बहुत ज़ोर से रफ्तार में उसको चलाओ, तो उसमें हीट जनरेट होता है। जैसे आप खुद अपने हाथ को खूब ज़ोर से रगड़ो, जैसे हम लोग जाड़े के समय में दोनों हाथ को रगड़ते हैं ना, तो हमारे हाथ में गर्मी आता है। क्यों गर्मी आया? क्योंकि आप उसको बहुत ज़ोर से रगड़ रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे जैसे आसमान से पत्थर हमारे धरती के नज़दीक आता है, उसका स्पीड क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। तो वो पत्थर किससे रगड़ खा रहा होता है? बार बार हवा से। और जब वो एक बार मेसोस्फीयर में एंटर कर जाता है तो इतना ज़्यादा मेसोस्फीयर धरती के करीब है कि उसमें फटाक से क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेट्रोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से यानी कि बहुत ऊपर से यदि कोई पत्थर वगैरह हमारे आसमान की धरती की ओर आएगा, तो जैसे मेसोस्फीयर में एंटर करेगा वैसे उसमें आग पकड़ लेता है। क्योंकि मेसोस्फीयर धरती के बहुत नज़दीक है। कितना किलोमीटर है? 80 किलोमीटर है। तो धरती के लिए 80 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ये पत्थर आ कहाँ से रहा है? हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर से आ रहा है। सोचो, वहाँ से आते 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 जैसे ही आप मेसोस्फीयर में एंटर करेंगे वैसे उसमें आग पकड़ लेगा, वो बहुत गर्म हो जाता है। तो ये हो गया मेसोस्फीयर के बारे में। तो मेसोस्फीयर के बारे में दो बात बस ध्यान रखना है कि ये इसका जो एवरेज हाइट है वो 50 से कितना 80 है, पहला बात। दूसरा बात, ये किसके ऊपर पाया जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाया जाएगा। तीसरा बात, मेट्रॉइड्स यानी कि जो पत्थर वगैरह बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वो सब जब मेसोस्फीयर में एंटर करता है तो उसमें क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। क्योंकि मेसोस्फीयर थोड़ा सा क्या होता है, धरती के नज़दीक होता है, तो उसमें गर्मी वालापन होता है और गर्मी के वजह से मेसोस्फीयर में आग पकड़ लेता है। शुरुआत हो जाता है मेसोस्फीयर में आग पकड़ने का, लेकिन उसके बाद फिर आएगा हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना, फिर ट्रोपोस्फीयर में, तब तो उसमें आग और बढ़ जाता है। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि सर आसमान से ही जब ये आ रहा है लाखों किलोमीटर ये ट्रैवल करके हमारे पत्थर आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये आग क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि आसमान में ना बहुत ठंडा होता है। ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडा आपका बढ़ता जाएगा, ठंडा बढ़ता है। तो आसमान से वो पत्थर आ रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? गर्मी या जाड़ा? ठंडापन मिल रहा है ना। और ठंडे में वो कैसे जलेगा? लेकिन जैसे जैसे वो धरती के नज़दीक आएगा उसमें गर्मी बढ़ता जाएगा, और मेसोस्फीयर में जैसे वो एंटर करेगा उसमें आग पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा और नीचे आएगा स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, तब तो उसमें आग पूरी तरीके से पकड़ लेता है। लेकिन उस पत्थर में आग जो लगना स्टार्ट होता है वो मेसोस्फीयर में ही हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेसोस्फीयर के बारे में पूरा का पूरा जानकारी। उसके बाद है हमारा थर्मोस्फीयर। थोड़ा सा हम लोग और ऊपर चल जाएंगे मेसोस्फीयर से, तो मेसोस्फीयर हमारा हो जाएगा, मेसोस्फीयर के ऊपर अब हो जाएगा हमारा थर्मोस्फीयर। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। उसके बाद है लोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। मतलब जैसे जैसे आप आसमान में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर का भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, मतलब इसी लेयर का एक छोटा सा और पार्ट है जिसका नाम है लोनोस्फीयर। सिंपल से समझिए कि हमारा थर्मोस्फीयर का ही एक छोटा सा और लेयर उसी में पाया जाता है, उसी का पार्ट है, वो हमारा लोनोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, यानी कि 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये फैला होता है। 80 तक आपका कौन खत्म हो गया था बताओ? मेसोस्फीयर।
तो मेसोस्फीयर के ऊपर आप, यानी कि मेसोस्फीयर हमारा 80 किलोमीटर तक खत्म हो चुका। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर आप चले जाओ, इसका मतलब 320 किलोमीटर तक का हाइट होता है किसका? थर्मोस्फीयर का। ये सबसे बड़ा हाइट है। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब कि 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक आपका फैला होता है थर्मोस्फीयर। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। मतलब जो हमारे घरों में टीवी चलता है, फ़ोन चलता है, आपका रेडियो चलता है, उनको सिग्नल इसी इलाके से मिलता है, इसी रीजन से मिलता है। सैटेलाइट काम करता है, वो उसका अलग कहानी है, लेकिन जो पूरा का पूरा जो सिग्नल आपके टीवी में वगैरह में आता है वो इसी रीजन से आता है, क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट हमारा घूम रहा होता है। उसके पीछे बहुत लंबा कहानी है। बस इतना ध्यान रखिए कि हमारे घरों में जो टीवी, रेडियो, मोबाइल वगैरह आप चलाते हैं, उसमें जो नेट आता है, उसमें जो सिग्नल वगैरह आता है, वो इसी लेयर से आता है, क्योंकि इस लेयर में हमारा क्या काम कर रहा होता है? सैटेलाइट काम कर रहा होता है। ठीक है, बस आगे बात करते हैं। रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। मतलब रेडियो वेव्स का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग पृथ्वी से रेडिएशन, यानी कि पृथ्वी से हम लोग सिग्नल छोड़ते हैं आसमान की ओर, और आसमान में जाके हमारा सिग्नल इस लेयर से टकराता है, और वहाँ से फिर दोबारा हमारा सिग्नल वापस हमारे पास आता है, तब जाकर हमारा टीवी, मोबाइल, रेडियो वगैरह चलता है। सिंपल सा ध्यान रखना है कि पहला हम लोग सिग्नल भेजते हैं कहाँ? इस थर्मोस्फीयर के पास, और इस थर्मोस्फीयर में पहले से क्या मौजूद है? हमारे सैटेलाइट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सैटेलाइट्स प्रेजेंट है। तो हम लोग धरती के लेयर से, धरती से हम लोग सिग्नल भेजते हैं अपने सैटेलाइट को, जो कि थर्मोस्फीयर में पहले से मौजूद है, और फिर वो सैटेलाइट्स उस सिग्नल का इस्तेमाल करके दोबारा सिग्नल हमको भेज देता है पृथ्वी पे वापस। इसी सिग्नल से फिर हमारा टीवी, मोबाइल फ़ोन, है ना, फिर आपका ये रेडियो वगैरह चलता है। ठीक है, इसी से। तो ये हो गया हमारा पूरा जानकारी थर्मोस्फीयर के बारे में। ध्यान रखना है, हर लेयर का अपना अलग कहानी है। अगला हमारा है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉन एज एक्सोस्फीयर। एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर। और नीचे वाला, सबसे जो नीचे वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अरे ट्रोपोस्फीयर भाई, है ना। सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फीयर और सबसे ऊपर वाला एक्सोस्फीयर। सिंपल। दिस लेयर इज वेरी थिन लेयर। ये लेयर बहुत पतला लेयर है, मतलब ये इसका उतना खास हाइट नहीं है। ठीक है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे भी गैस पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गैस कौन सा पाया जाएगा? हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब पाया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर पाया जाता है, क्योंकि धरती से बहुत ऊपर हो गया ना, और उतना ऊपर प्लांट का ऑक्सीजन कहाँ जा पाएगा? नहीं जा पाता उतना दूर। तो जैसे जैसे आप आसमान में ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता रहता है? घटता रहता है। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि सर फिर इसके बाद क्या हमारा आसमान खत्म हो गया? नहीं, इसके बाद आसमान है, लेकिन उस आसमान का कोई हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का गैस है ही नहीं। तो हमारे लिए वो स्पेस किस काम का? फिर किसी काम का नहीं है। तो यहाँ तक हमारे काम का होता है। जब तक आपको गैस मिल रहा है, तब तक हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए काम का है। मतलब ये जो पूरा खुला आसमान आपको दिख रहा है, ये तो पूरा एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। लेकिन क्या इस एटमॉस्फेयर का सारा पार्ट हमारे लिए, सारा लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, 5 लेयर तक ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। उसके बाद भी लेयर हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। 5 लेयर तक ही हम लोगों को गैस मिलता है, अलग अलग प्रकार के। हालांकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का मात्रा घटता रहेगा, लेकिन गैस ऊपर में भी आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। और आखिरी जो गैस आपका है वो एक्सोस्फीयर तक मिलता है, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह। उसके बाद फिर कुछ भी मिलना बंद हो जाता है। ठीक है। और आसमान में जब ऊपर और आप जाएंगे तो किसी प्रकार का गैस नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम पूरा शून्य सन्नाटा हो जाता है। इतना छोड़ो, केवल आप ये देखो, जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, एग्जाम्पल आपको देते हैं, जब कोई, अच्छा ये जो हम लोग पढ़ते ना माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा पीक माउंट एवरेस्ट,
ये माउंट एवरेस्ट भी किस में आएगा हमारा, पहले वाले में आ जाएगा। किस वाले में, ट्रोपोस्फियर में, है ना, ट्रोपोस्फियर में आ जाएगा। तो जब हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, तो बहुत मतलब ऐसा होता ही है लगभग कि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं वो अपने साथ ना पीछे एक गैस का सिलेंडर लेके चढ़ते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर। क्योंकि आप जैसे जैसे पहाड़ पे ऊपर बढ़ेंगे, आपका हाइट क्या हो रहा है, ज़मीन से बढ़ रहा है, आप दूर जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन का मात्रा घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो आसमान में आप जा रहे हैं, पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन का मात्रा घटेगा। तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा घट ना जाए, लेवल उसका कम ना हो जाए, आपका सांस ना फूलने लगे, इसलिए जो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चढ़ते हैं और अपने मुंह में एक मास्क वो लगाए रहते हैं ताकि उनको ऊपर आसमान में किसी प्रकार का ऑक्सीजन का कोई कमी ना हो। सर ये सिलेंडर खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है कि सर ये सिलेंडर का गैस खत्म हो गया, तो सब सही सवाल है। तो वो लोग एक सिलेंडर नहीं, अपने साथ एक दो सिलेंडर एक्स्ट्रा भी रखते हैं इमरजेंसी के लिए। कई सारे लोगों का माउंट एवरेस्ट पे मौत केवल इसलिए हो गया है क्योंकि उनके पास ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, दम घुट के मर गया। इसलिए जब भी कोई आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है ना, तो उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब एक आम आदमी भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, लेकिन उनको पहले ट्रेनिंग मिलता है। आप वहाँ पे जाएंगे कैंप में, नेपाल में पड़ता है, क्योंकि नेपाल के बगल में भी पड़ता है ना हमारा माउंट एवरेस्ट। तो आप नेपाल में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा एक टीम है जो कि सरकार के अंदर में काम करती है। तो वो ना पूरा का पूरा पहले आपका हेल्थ चेक करेगा, क्या ये आदमी पहले से बीमार तो नहीं है, क्या इनको सांस फूलने का तकलीफ तो नहीं है, या फिर किसी प्रकार का बीमारी तो नहीं है। यदि किसी प्रकार का आपको बीमारी रहा तो फिर आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का परमिशन नहीं मिलेगा। और हाँ एक बात और, माउंट एवरेस्ट पे यदि आप चढ़ते हैं तो पहले ही आपका पेपर पे साइन ले लेगा कि आप अपने रिस्क पे चढ़ रहे हैं, इसमें किसी इंसान का कोई हाथ नहीं है। क्योंकि भाई माउंट एवरेस्ट पे आपको चढ़ना है तो आपके जान की जिम्मेदारी कोई और क्यों लेगा। नहीं आपको जान गंवाना है तो मत चढ़ो, सिंपल सा बात है। मतलब खुजली आपको हुआ तो मिटाना भी आप ही को पड़ेगा, सिंपल सा बात है। क्या जरूरी है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, हाँ जाओ बगल से देख के आ जाओ, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ बहुत लोग हैं जो कि शौक के वजह से, शौक के कारण वो लोग चढ़ते हैं ऊपर में। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ऊपर में चढ़ते तो हैं लेकिन फिर कभी वापस आ नहीं पाते हैं, वो वहीं पर रह जाते हैं, समझ गए। पैर फिसला, गिर गए, मर गए, ऑक्सीजन का कमी हुआ, मर गए। तो कई सारे वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका डेड बॉडी आज तक मिला ही नहीं है पहाड़ पे, क्योंकि बर्फ़ में वो धपन मतलब गायब हो गया। तो जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाएंगे तो पहले आपका हेल्थ पूरा चेक किया जाएगा, है ना, पूरा आपका एग्रीमेंट साइन होगा, आपका साइन लिया जाएगा पेपर पे कि भैया आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं, आप मर जाएंगे तो कोई इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा। तब फिर आपको चढ़ने का परमिशन मिलता है। और हाँ, पढ़ने से पहले भी आपको बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है कि कौन सी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्थिति तो बहुत भयंकर भी होता है ना। आपको लगेगा कि पहाड़ है बर्फ़ का, आपको लगेगा कि नीचे ज़मीन होगा, गए और पहाड़ में गए और धंसे ही रह गए, चले ही चले गए। तो ऐसा भी होता है कई बार उधर, तो ऐसा ना हो इसीलिए किसी के ऊपर रिस्क ना आए, इसीलिए पहले पूरा पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह पे आपका साइन ले लिया जाता है, ठीक है। चल इस तरीके से तो बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप लेयर में आगे बढ़ेंगे, आसमान में ऊपर आप जाएंगे, वैसे वैसे ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता रहेगा, घटता रहेगा, ठीक है। तो आप आसमान में जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं समझने में, सबको समझ में आ गया वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेदर एंड क्लाइमेट, जिसको हम लोग करेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर वेदर एंड क्लाइमेट। इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो समझ में आ गया। बेसिकली हम लोगों ने अपने एटमॉस्फेयर के 5 अलग अलग लेयर्स के बारे में डिस्कस करा था, और पांचों लेयर का अपना अपना अलग फीचर है ना। पांचों लेयर एक दूसरे से अलग है, सबका काम अपना अलग है, ये भी हम लोग देख चुके थे। और किसका डिस्टेंस कितना दूर तक है, कौन कितना दूर तक फैला हुआ है आसमान में, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आइए अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक होगा हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें जिसके अंदर आपको टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है ना, उसके बाद फिर प्रेशर के बारे में, एयर के बारे में, विंड, उसके बाद फिर आपको और भी अलग अलग प्रकार मॉइस्चर के बारे में भी पढ़ना है। तो ये वेदर एंड क्लाइमेट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, आधा और आधा बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है।
तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है, पहला है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला समझिए वेदर होता क्या है। वेदर इज आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। देखो, वेदर का सिंपल सा मतलब हुआ कि अभी मान लो, सपोज करो कि अभी बरसात हो रहा था, अचानक धूप उग गया। ये मौसम में अचानक बदलाव आया कि नहीं आया, इसी को हम लोग कहेंगे वेदर। क्या बोलेंगे? वेदर बोलेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अभी अचानक 5 मिनट पहले धूप था, अचानक बारिश हो गया, वेदर कहलाएगा। मतलब यदि घंटों के अंदर भी समय मतलब मौसम बदल जा रहा है, एक दिन में भी मौसम बदल जा रहा है, 1 मिनट में मौसम बदल जा रहा है, कुछ भी यदि बदल रहा है तुरंत, तो वो हमारा वेदर कहलाएगा। मतलब आसपास का जो माहौल है, यदि वो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, या फिर 1-2 दिन में भी यदि बदल जा रहा है, मान लो लगातार 2 दिन से बारिश हो रहा था, 2 दिन के बाद धूप निकला, तो उसको भी हम लोग वेदर ही बोलेंगे। ठीक है? वो मतलब कितना हाँ, मतलब सिंपल सा ऐसे समझो, उसके बाद क्लाइमेट भी समझाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि जो डेली बेसिस पे जो आपका मौसम बदलता रहता है, उसको हम लोग वेदर कह देंगे। ठीक है? मतलब गर्मी चल रहा है, ठंडा आ गया तो उसको क्या? उसको हम लोग वेदर कहेंगे। जैसे मान लीजिए गर्मी था, जाड़ा आया, उसको भी हम लोग वेदर ही कहेंगे, क्लाइमेट नहीं कहेंगे उसको। हाँ, इतना दूर का भी हम लोग वेदर ही कहेंगे। फिर क्लाइमेट कब कहेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग अभी। तो वेदर का मतलब क्या हुआ? जो कि डेली चेंज हो जाए, घंटों में चेंज हो जाए, 1-2 दिन के बाद चेंज हो जाए, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग वेदर कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि वेदर इज आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। मतलब कि डेली का जो मौसम बदलता रहता है हमारे आसपास, वो हमारा वेदर कहलाता है। ठीक है? अभी 5 मिनट पहले बारिश हो रहा था, अचानक धूप निकल गया, किसका एग्जाम्पल है? वेदर का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है क्लाइमेट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ठीक है? क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड लाइक समर, ऑटम एटसेट्रा। हालांकि यहाँ पे समर ऑटम लिख दिया है, लेकिन इसका ना पूरा कहानी आपको समझाते हैं। वेदर क्लाइमेट कहलाता क्या? देखो, क्लाइमेट किसी जगह का ना, जैसे मान लो किसी जगह का लगातार 30 साल 40 साल से एक ही प्रकार का माहौल है। हाँ, गर्मी तो गर्मी और बरसात तो बरसात, जाड़ा तो जाड़ा। मान लो कि कोई एक जगह है जहाँ पे लगातार 30 साल 35 साल 40 साल से जाड़ा ही पड़ रहा है, गर्मी ही पड़ रहा है। इस प्रकार के जगह को हम लोग कहेंगे, मतलब उस प्रकार के सीजन मौसम को हम लोग कह देंगे क्लाइमेट। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एंटार्क्टिका, वर्ल्ड मैप में एंटार्क्टिका सबसे नीचे आपको दिख जाएगा। एंटार्क्टिका जो है ना, बहुत बर्फीला जगह है, वहाँ पे हमेशा आपको ठंडा ही मिलेगा। तो एंटार्क्टिका का हम लोग जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंटार्क्टिका को लेकर उसका क्लाइमेट का बात होगा या वेदर का बात होगा? क्लाइमेट का बात होगा। तो क्लाइमेट का मतलब होता है किसी जगह का वैसा माहौल, वैसा कंडीशन जो कि लगातार 30 साल 40 साल से एक ही जैसा है, उसको हम लोग क्लाइमेट कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसको क्लाइमेट बोलेंगे। लेकिन जो डेली चेंज हो जा रहा है, वो हमारा वेदर कहलाएगा। ठीक है? उसी प्रकार से एक बड़ा फेमस डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे हमेशा गर्मी ही पड़ता है। तो लगातार यदि 30 साल 40 साल से वहाँ पे गर्मी लगातार पड़ रहा है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट क्लाइमेट है। एंटार्क्टिका का क्लाइमेट कैसा है भाई? कोल्ड क्लाइमेट है। तो वेदर और क्लाइमेट में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा समझिए। वेदर का मतलब हो गया जो डेली बेसिस पे चेंज हो जाए। ठीक है? घंटों में चेंज हो जाए, मिनटों में चेंज हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे वेदर। और क्लाइमेट का मतलब हुआ जो कि लगभग 30 साल 35 साल 40 साल के बाद यदि वहाँ का माहौल बदलता है, वहाँ का कंडीशन बदलता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लाइमेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक पीरियड लाइक समर, ऑटम एटसेट्रा। तो ये जो समर ऑटम दिया गया है ना, ये समर ऑटम आपको क्या लगता है कि वो जो 3 महीने 4 महीने बदलाव होता है उसके बारे में बात कर रहा है? नहीं, ये समर ऑटम का बात कर रहा है। जैसे मान लो किसी जगह पर लगातार 30 साल 40 साल से गर्मी पड़ रहा था, अब वहाँ का माहौल बदला और वहाँ पे अब आ गया क्या? जाड़ा। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ, वेदर नहीं, क्लाइमेट चेंज हुआ। मतलब सर साल के बाद से बिल उसको
नहीं, इसमें 30 साल 40 साल चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी अंटार्कटिका में 30, हालांकि अंटार्कटिका में तो हमेशा से जाड़ा ही पड़ता है, ठंडा जगह है वहाँ पे, लेकिन मान लो कुछ ऐसा हमारे पृथ्वी पर हुआ कि अंटार्कटिका में अब ठंडा ना पड़ने के बजाय गर्मी पड़ने लग जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि अंटार्कटिका का क्लाइमेट चेंज हुआ या वेदर? क्लाइमेट चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ पे लगातार लंबे समय से क्या था? ठंडा था। अचानक वहाँ पे माहौल बदल गया, तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ। जैसे हमारे यहाँ पे बिहार में अभी बरसात का समय है, बारिश होता है 1 घंटा, उसके बाद फिर अचानक धूप निकल जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज हुआ या वेदर? वेदर बोलेंगे। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, उतना इसके डिटेलिंग में नहीं जाना है, सिंपल सा ध्यान रखो, जो घंटों में, मिनटों में, दिनों में चेंज हो जाए वो हमारा वेदर है, और जो 30 साल 40 साल के बाद वहाँ पे कोई बदलाव आए तो वो हमारा क्लाइमेट कहलाएगा। सिंपल, ठीक है, ये आपने समझ लिया। बाकी एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह आए तो डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लीजिएगा, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा वेदर और क्लाइमेट के बारे में। अगला है टेम्परेचर। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, यानी कि तापमान के बारे में। पहला पॉइंट, टेम्परेचर का मतलब होता है क्या? देखो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नॉन एज टेम्परेचर, यानी कि हवा गर्म है या ठंडा है, ये क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाएगा। जैसे हवा बहुत गर्म है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर हाई है। हवा बहुत ठंडा है, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ही लो है। अच्छा, टेम्परेचर हाई और लो का मतलब समझते हैं आप लोग? सिंपल से समझना है। कोई बोल रहा है कि टेम्परेचर बहुत हाई है, इसका मतलब वो गर्मी के बारे में बात कर रहा है, सिंपल। और कोई बोले कि टेम्परेचर बहुत लो है, तो वो किसके बारे में बात कर रहा होगा? जाड़ा के बारे में, ठीक है। जैसे अंटार्कटिका, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, माइनस में चल जाता है, -10 डिग्री 20 डिग्री इस प्रकार का। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है? कम है। ठंडा मतलब टेम्परेचर कम, और गर्मी मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, सिंपल। तो यदि कोई बोल रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो गर्मी के बारे में बात कर रहा है। कोई बोल रहा है कि टेम्परेचर बहुत कम है, इसका मतलब वो जाड़ा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल। टेम्परेचर कम का मतलब जाड़ा, और टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब गर्मी। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, हम लोग चूँकि अपने इंडिया का बात करें, तो यदि हम लोग अपने बिहार का खास करके बात करें, तो बिहार में गर्मी के समय में 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर जाना एक नॉर्मल सी बात है बिहार में। मतलब बिहार में गर्मी के समय में टेम्परेचर का 45 46 जाना नॉर्मल बात है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टेम्परेचर हम लोग क्या बोलेंगे? हाई बोल देंगे। लेकिन वही जाड़ा के बारे में बात करें, तो जाड़ा में बिहार का टेम्परेचर कभी कभार 15 डिग्री, कभी कभार 20 डिग्री, कभी कभार 10 डिग्री ऐसा हो जाता है। हम क्या बोलेंगे? उसका टेम्परेचर बहुत लो है। तो सिंपल से ध्यान रखना है, टेम्परेचर ज़्यादा मतलब गर्मी के बारे में बात कर रहा है, टेम्परेचर कम मतलब ठंडे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर का मतलब होता है कि हवा, यानी कि आसपास का जो पूरा माहौल है वो ठंडा है कि गर्म है, वही आपका बताता है टेम्परेचर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर, यदि हवा, आपके आसपास का माहौल गर्म है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, आसपास का माहौल ठंडा वाला है मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम है, लो है, सिंपल। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season। क्या लगता है आपको कि हमारा जो टेम्परेचर है वो केवल दिन और रात में बदलता है? नहीं, सीजन के हिसाब से भी बदलता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, दिन के समय में जनरली टेम्परेचर क्या रहता है, लो या हाई? बताओ। हाई रहता है। दिन के समय में टेम्परेचर हाई रहता है क्योंकि सनलाइट होता है हमारे पास, सूरज की रोशनी आती है, हम लोगों को गर्मी लगता है। तो दिन के समय में नॉर्मली टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन वही टेम्परेचर रात के समय में क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो ये दिन और रात में भी हमारा टेम्परेचर बदलता रहता है। अब बात करते हैं सीजन को लेकर। जैसे गर्मी का सीजन टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, जाड़ा का सीजन टेम्परेचर हमेशा लो रहेगा। तो टेम्परेचर दिन और रात के हिसाब से भी बदलता है और सीजन के हिसाब से भी बदलता है, ठीक है। गर्मी का सीजन है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जाड़ा का समय है, टेम्परेचर लो होगा, दिन का टाइम है टेम्परेचर हाई होगा, और रात का टाइम है तो टेम्परेचर लो होगा, सिंपल, ठीक है। और आगे बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर के बारे में। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। एक हमारा इंसोलेशन है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि किसी भी जगह का टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा। समझते हैं कि आखिर इंसोलेशन क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि किसी जगह का टेम्परेचर हाई क्यों होता है और किसी जगह का टेम्परेचर
लो क्यों होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे इंसोलेशन क्या होता है। देखो, द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज नॉन एज इंसोलेशन। आपको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको एक बात आपको बताते, बड़ा अच्छा चीज़ है यहाँ पे। हमारा धरती जो है ना, उसके पास ना एक बड़ा अच्छा चीज़ है। वो क्या है कि सूरज की जितनी भी रोशनी गर्म वाला सनलाइट हमारे पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी उस सनलाइट को अपनी ओर खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब धरती ना एक बहुत अच्छा काम करता है हीट एब्जॉर्बर का। किसका काम करता है? हीट एब्जॉर्बर का। नहीं, यदि जैसे सपोज करते हैं, जैसे मान लो गर्मी के समय में बिहार का टेम्परेचर जो है 45-46 नॉर्मल होता है। उस समय पे हम लोगों को गर्मी लगता है, बहुत लगता है गर्मी। वो गर्मी आपको उतना लग रहा है तब जब आधा से ज़्यादा आपका टेम्परेचर कौन खींच ले रहा है? धरती खींच ले रहा है, तब आपको इतना महसूस हो रहा है। यदि धरती उस टेम्परेचर को ना अपने में खींचे, ना एब्जॉर्ब करे, तो पता है 45-46 डिग्री में आपका क्या हाल होगा? मतलब जीना मुश्किल हो जाएगा। तो धरती जो है, जो अर्थ है, एक बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्बर का काम करता है। जो सनलाइट हमारे पास आता है उसमें बहुत गर्मी होता है, तो उस गर्मी को कौन अपने अंदर समा लेता है, कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? धरती कर लेता है। इसीलिए गर्मी के समय में धरती भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो हीट एक मतलब धरती जो है एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर का काम करता है हीट का। समझ में आ रही है बात? सिंपल है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंसोलेशन। तो यदि कोई पूछे कि बताओ इंसोलेशन क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि धरती हीट को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में समा लेता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंसोलेशन। समझ में आ रही है बात? अगला बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। हमने आपको पढ़ाया था ग्लोब के बारे में। ग्लोब यानी कि हमारे धरती को बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से जितना आप ऊपर जाएंगे या इक्वेटर से जितना आप नीचे जाएंगे, वहाँ पे जाड़ा क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। और जितना इक्वेटर के नज़दीक आएंगे वहाँ पे गर्मी बढ़ता रहेगा। ये हम लोग जानते हैं। तो अब जरा आप बताइए कि इंसोलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? नॉर्थ पोल, साउथ पोल या इक्वेटर पे? इक्वेटर पे। सिंपल सा बात है। मतलब इंसोलेशन का मतलब हुआ कि हीट एब्जॉर्ब करेगा। कौन? धरती, अर्थ। तो ऑब्वियस ही बात है ना यार कि जहां पे हीट पड़ेगा वहीं पे धरती एब्जॉर्ब करेगा ना हीट को। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ता है? सबसे ज्यादा सनलाइट कहां आता है धरती पे? इक्वेटर के पास। तो इंसोलेशन भी कहां होगा? इक्वेटर के पास ही होगा। मतलब सबसे ज्यादा धूप, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है इक्वेटर के पास। तो इक्वेटर के पास जो जमीन होगा वही सबसे ज्यादा गर्मी को अपनी ओर एब्जॉर्ब भी करेगा। तो इंसोलेशन सबसे ज्यादा यानी कि धरती सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कहां पे करेगा? इक्वेटर के पास करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल में आएंगे आप, इंसोलेशन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि वहां पे गर्मी नहीं बल्कि जाड़ा पड़ता है। सिंपल। यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ इंसोलेशन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल या इक्वेटर? इक्वेटर के पोल होगा, इक्वेटर के पास होगा। कोई बोले कि बताओ फिर क्यों ऐसा होगा, तो सिंपल से बताना है कि इक्वेटर के पास गर्मी सबसे ज्यादा पड़ता है, तो वहां का जमीन ही सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल में गर्मी पड़ता ही नहीं है, तो हीट क्या एब्जॉर्ब करेगा? धरती। हीट वहां पे दूर दूर तक नहीं है, तो फिर धरती क्या एब्जॉर्ब करेगा? कुछ नहीं। तो वहां पे इंसोलेशन बहुत कम होता है, लेकिन इक्वेटर के पास इंसोलेशन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी भी सबसे ज्यादा वहीं पे पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बात कर रहा है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल में और नीचे साउथ पोल में आप जाएंगे, वहां पे इंसोलेशन घटेगा, क्योंकि वहां पे गर्मी पड़ता ही नहीं है। गर्मी जब पड़ेगा नहीं तो धरती एब्जॉर्ब क्या करेगा? कुछ नहीं। आगे, इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अच्छा, एक बात बताइए, एक बेसिक से सवाल हम आपसे पूछते हैं, जरा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, यदि धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए,
बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत गर्मी पड़ जाए, तो क्या हम लोग सर्वाइव कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब दूसरा कंडीशन समझिए, यदि धरती का टेम्परेचर बहुत गिर जाए, बहुत लो हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा पड़ जाए, तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि धरती का टेम्परेचर ज़्यादा हो तब हमारे पास दिक्कत है, कम हो तब भी हमारे पास दिक्कत है। तो फिर धरती का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज होना कैसे चाहिए? फिर नॉर्मल होना चाहिए, है ना, एक बीच का होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, क्योंकि हमारे लिए बहुत गर्मी भी हानिकारक है और बहुत ठंडा भी हानिकारक है। आप ना गर्मी में रह पाएंगे ना जाड़े में रह पाएंगे। तो हमारे लिए कैसा है सूटेबल है? ज़्यादा सूटेबल आपका रहेगा बीच वाला रास्ता, ना गर्मी ना जाड़ा। तो हमारा इंडिया उस मामले में बेस्ट है। हमारे इंडिया में गर्मी पड़ता है, लेकिन वो गर्मी बिल्कुल गर्मी है ही नहीं, आप यकीन करो, मतलब वो गर्मी किसी काम का है ही नहीं। हमारे इंडिया में गर्मी और जाड़ा दोनों बराबर है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया एकदम बिल्कुल बेस्ट जगह पे है। बट सर ज़्यादा तो कौन बोल रहा है? वो गर्मी बढ़ने की वजह से, है ना, उसके पीछे बहुत कारण है। मतलब आपका सवाल ये है कि सर जाड़ा घट रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, इसके पीछे बहुत कारण है। आप पेड़ काट रहे हैं तो गर्मी तो बढ़ेगा ही, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। उसके बाद है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा जाड़ा रहेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फसल भी नहीं उग पाएगा। बहुत गर्मी रहेगा तब भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल हमारे लिए माहौल ठीक ठाक होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा, टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। चलो इसका कारण बताओ कोई। शहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि शहर में गर्मी ज़्यादा पड़ता है और गांव में गर्मी कम पड़ता है। बताओ इसका कारण। पेड़ कटवा ज़्यादा है गाँव में। हाँ, और कोई दूसरा बताओ। बिल्डिंग बहुत ज़्यादा होता है। हाँ और मतलब खेत पड़ता है। ठीक है, और बताओ कोई। बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है शहर में। ठीक है, और बताओ कोई एक दो कारण और। शहर में पोल्यूशन, ये भी सही है, हाँ बताओ। बहुत सही रीज़न है, बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब ये है, देखो शहर में गर्मी क्यों है आपको बताते हैं। पहला बात, शहर में पेड़ बहुत कम होता है, पहला कारण। दूसरा कारण, शहर में गाड़ियों का संख्या बहुत है और गाड़ी से निकलता है क्या है? गर्म धुआं। ये गर्म धुआं कहाँ जाएगा? हमारे आसपास ही तो फैलेगा। तो पहला पेड़ कम है, दूसरा गाड़ी से निकल रहा है धुआं और गाड़ी का संख्या बहुत ज़्यादा। देखो एक दो गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी हर घर में है। शहर में लगभग हर घर में आपको गाड़ी मिल जाएगा। तो पहला पेड़ कम है, दूसरा गाड़ी का संख्या ज़्यादा होने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तीसरा आपने बोला कि सर बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े हैं, ये भी एक अच्छा कारण है। देखो यदि अब बिल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा होगा तो हवा आपके घर तक पहुँच पाएगा क्या? नहीं पहुँच पाएगा, बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े हैं। तीसरा कारण जो आपने बोला कि सर या शहर में ना छोटे मोटे फैक्ट्री बहुत होते हैं और फैक्ट्री से भी क्या निकलता है? गरम गरम धुआं बाहर निकलता है। तो बहुत सारे कारण हैं। लेकिन बात करें हम लोग गांव का, तो गांव में ना उतना गाड़ी है, साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा है। मतलब गाड़ी है वहाँ पे, लेकिन एज कम्पेयर टू शहर बहुत कम गाड़ी होता है वहाँ पे। तो हरियाली है वहाँ पे, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, खेती बाड़ी होता है तो हरियाली हर जगह होता है। गाड़ी कम है, हरियाली ज़्यादा है, फैक्ट्री वगैरह बहुत कम है, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है, तो वहाँ का माहौल ठंडा रहेगा, ऑब्वियस ये बात है। और नदी भी बगल में होता है। एक सबसे बड़ा आपको कारण और बताते हैं शहर में गर्मी होने का, सबके घर में लगभग एसी होता है। अधिकतर घर में आपका शहर में एसी देखने को मिलेगा। और वो एसी करता क्या है? रूम का गर्म हवा बाहर फेंकेगा और बाहर का ठंडा हवा अंदर खींचेगा। तो बताओ रूम का सारा गर्म हवा कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है बाहर का टेम्परेचर तो हाई होना ही है। यही कारण है। तो एग्जाम में आ जाए, हालांकि आता नहीं है, लेकिन मान लो यदि सर, मान लो टीचर का यदि मन किया कि बच्चे को थोड़ा परेशान किया जाए, तो क्या करेंगे? ये सवाल डाल देंगे कि शहर का टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा होता है और गांव का टेम्परेचर नॉर्मली उससे कम होता है, यानी कि थोड़ा ठंडापन होता है। ऐसा क्यों? रीज़न बताइए। तो रीज़न आप बता दीजिएगा, ये सब चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। अगला बात करते हैं, दी कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स हीटेड अप ड्यूरिंग द मेटल। देखो बिल्डिंग में ना कंक्रीट इस्तेमाल होता है, ईटा इस्तेमाल होता है ना, पत्थर, सरिया, सीमेंट, ये सब इस्तेमाल होता है। और इन सब के ऊपर सनलाइट यदि पड़ता है तो वो बड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन वही गांव का बात करो, गांव के आज भी अधिकतर गांव में आज भी आपको मिट्टी का घर दिखेगा,
है ना, वो फूस का घर दिखेगा जिसको हम लोग कच्चा हाउस बोलते हैं, है ना, ये सब घर मिलेगा आज भी। तो इन सब चीज़ों में जल्दी गर्मी हीट मतलब गर्मी पैदा नहीं होता है। समझ रही है बात, ये सब बहुत अलग अलग रीजन है। आगे, दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। तो ये जो महलों मतलब जो शहरों में बड़े बड़ा बिल्डिंग देखते हैं, ये दिन भर गर्म होता है और रात में इसका नतीजा आपको देखने को मिलता है कि रात में गर्मी इस रूम में बहुत लगता है। दिन में तो फिर भी ठीक रहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिन भर वो गर्म हो रहा होता है बस, यानी कि दिन भर वो तैयार हो रहा होता है, गर्मी तो अपना रात में दिखाता है फिर, है ना। लेकिन आपके घर में यदि एसी वगैरह है तब तो फिर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ़र्क तो उनको पड़ता है जो कि एसी में नहीं रहता है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। देखो पूरे शहर में क्या फैला हुआ है, बिल्डिंग बड़े बड़े फैले हुए हैं, और हम लोग अपने घरों से निकाल क्या रहे हैं, गर्म हवा। गाड़ी से क्या निकल रहा है, गर्म हवा। फैक्ट्री से क्या निकल रहा है, गर्म हवा। और गर्म हवा का एक बड़ा खास बात होता है कि गर्म हवा बहुत हल्का होता है, तो वो आसमान में उड़ना चाहता है। लेकिन आपने इतना बिल्डिंग बना दिया है ना, आपने शहर को इतना साकड़ा कर दिया है, क्राउडेड कर दिया, कंजस्टेड कर दिया है कि उस गर्म हवा को आसमान में निकलने का जगह ही नहीं मिल पा रहा है। तो वो गर्म हवा हमारे आसपास ही घूमता फिरता रहता है, इसीलिए गर्मी हम लोगों को ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रही है बात, गांव में ऐसा कुछ नहीं है। शहर में आप देखो बड़े बड़े बिल्डिंग होने की वजह से गर्म हवा आपका आसमान में उड़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको उड़ने के लिए फैलने के लिए जगह चाहिए ना। और आपने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए शहरों में कि उसको जगह मिल ही नहीं पा रहा आगे बढ़ने का। समझ गए बात को। तो ये हमारा बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर को लेकर बात। अगला हमारा बात होगा एयर प्रेशर को लेकर। प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखो, एयर above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. देखो सिंपल से समझिए, जैसे हम लोग ना अभी क्लास में बैठे हुए हैं, तो ये जो आसपास हवा है, अच्छा ये बात बताओ, क्या हवा को हम लोग देख पाएंगे कभी? हवा एक ऐसा चीज़ है जिसको कि आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन महसूस कर पाते हैं, हम लोग फील कर पाते हैं, बस देख नहीं पाते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखिए कि हमारे आसपास हवा प्रेजेंट है। तो ये हवा करता क्या है ना, हमारे ऊपर एक दबाव डालता है, प्रेशर डालता है। जैसे आप अपने सर के ऊपर कुछ वजन उठाएंगे तो आपको दबाव महसूस होता है कि नहीं होता है, प्रेशर महसूस होता है। उसी प्रकार से हवा भी आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो फिर सवाल है कि सर यदि हवा हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, तो प्रेशर हमको फील क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका बॉडी भी बाहर की ओर उतना ही प्रेशर लगा दे रहा है, इसीलिए आपको कोई महसूस नहीं हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है दोनों। कहने का मतलब है कि जितना प्रेशर हवा आपके बॉडी के ऊपर लगा रहा है बाहर से, उतना ही प्रेशर आपका बॉडी हवा के ऊपर लगा दे रहा है अंदर से बाहर की ओर। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो पूरा बॉडी दिख रहा है, आपके बॉडी के अंदर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है बाहर की ओर, और बाहर से जो हवा है वो तो आपको प्रेशर अंदर की ओर लगा ही रहा है। तो ओवरऑल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा समझो कि हम लोग जहाँ भी चले जाएं धरती के ऊपर, मतलब बहुत ऊपर नहीं, बहुत ऊपर तो हवा है ही नहीं, यदि हम लोग धरती के ऊपर हैं तो हवा यदि आपके पास आसपास प्रेजेंट है, तो हवा आपके ऊपर एक प्रेशर लगाता है, दबाव डालता है। लेकिन ये प्रेशर आपको महसूस क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितना हवा आपके ऊपर प्रेशर लगाता है, उतना ही प्रेशर आपका बॉडी भी हवा के ऊपर उतना प्रेशर लगा देता है बाहर की ओर। तो दोनों कैंसिल हो गया, दोनों खत्म हो गया, इसीलिए आपको किसी प्रकार का प्रेशर महसूस नहीं होता है। समझा क्या बात? तो जितना आपके बॉडी के ऊपर हवा प्रेशर लगाता है, उतना ही आपका बॉडी हवा के ऊपर प्रेशर लगा देता है। तो दोनों प्रेशर क्या हो गया, बराबर हो गया, कैंसिल हो गया, तो दोनों खत्म हो गया। तो आपको किसी प्रकार का प्रेशर दबाव महसूस नहीं होता है। समझ में आ गया बात आपको? चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा एयर प्रेशर। ये क्या होता है समझते हैं। एयर प्रेशर सिंपल से हमने अभी आपको बताया कि एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि एयर प्रेशर का मतलब हो गया कि जो हमारे आसपास हवा है, इसका अपना वजन है, इसका अपना दबाव है,
ये हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, वजन डालता है, इसी को हम लोग कहते हैं एयर प्रेशर। हमारे ऊपर ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितना भी चीज़ प्रेजेंट है, हवा, सॉरी, पेड़, बिल्डिंग, इंसान, जानवर, हर चीज़ के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, लेकिन हर चीज़ दोबारा हवा के ऊपर उतना ही प्रेशर लगा दे रहा है, उल्टा दोनों कैंसिल हो गया। इसलिए किसी के ऊपर उतना प्रेशर पता नहीं चलता, अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसके बाद एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएंगे, मतलब हमने 5 लेयर पढ़ा कल, तो अपने लेयर को जैसे पार करते करते हम लोग आसमान के ऊपर जाएंगे तो क्या लगता है आपको, प्रेशर उतना ही लगेगा? नहीं, बल्कि प्रेशर ऊपर में घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि ऊपर में हवा है ही नहीं। तो जब ऊपर में हवा नहीं है तो आपके ऊपर प्रेशर लगाएगा तो फिर कौन? नहीं लगा पाता है कोई। अच्छा, अब सवाल ही थोड़ा समझो, जैसे जैसे आप आसमान में ऊपर आगे बढ़ते हैं, आपके बॉडी के ऊपर हवा का प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। कोई पूछे क्यों घटेगा, तो सिंपल सा बताना है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे हवा का मात्रा घटता जाता है, कम होता जाता है। तो जब ऊपर में हवा कम है तो हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर भी क्या लगेगा? कम ही लगेगा। और एक समय पे ऐसा आएगा जब आपके ऊपर प्रेशर लगेगा ही नहीं, क्योंकि और ऊपर जाने पे प्रेशर, हवा है ही नहीं तो प्रेशर क्या लगेगा। तो सिंपल से ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप आसमान में ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी आपका घटता जाता है, बढ़ता नहीं है, घटेगा। क्योंकि ऊपर में हवा नहीं है तो ऊपर आप जाएंगे तो प्रेशर आपका घटेगा। आगे अगला, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ये वाला, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। यानी कि सी लेवल पे जब आएंगे आप, सी लेवल का मतलब हो गया समुद्र के लेवल पे जब आप आएंगे, जमीन के सरफेस के ऊपर जब आप रहेंगे, सिंपल से समझो, तो वहाँ पे प्रेशर आपको ज़्यादा महसूस होगा। और जैसे जैसे आप हाइट आपका बढ़ेगा, आसमान की तरफ ऊपर आप जाएंगे ऊपर, वैसे वैसे प्रेशर आपका घटता चला जाएगा। मतलब जितना नज़दीक आप धरती के रहेंगे, धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जितना आप इसके नज़दीक रहेंगे उतना आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा आप धरती से ऊपर जाएंगे उससे वैसे प्रेशर आपका घटता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अगला, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। देखो, जिस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा जरा वहाँ पे बताना। मान लो कोई एक ऐसा जगह है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? पहला चीज़, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा। दूसरा चीज़, वहाँ पे जितने भी हवा होंगे वो हवा क्या हो चुके होंगे? गर्म हो चुका होगा। तीसरा चीज़, और गर्म हवा का एक बड़ा खूबी होता है कि वो हल्का हो जाता है और वो आराम से आसमान में उड़ना चाहता है। ठीक है, यदि कोई बोले कि किसी जगह का ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? तो इसका 3-4 मतलब है। पहला चीज़, यदि किसी जगह का हवा बहुत, सॉरी क्या बोला हमने अभी आपको, हाँ, कोई बोल रहा है कि किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका 3-4 मतलब है। पहला क्या मतलब है कि यदि किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसका पहला मतलब है कि वहाँ का हवा भी गर्म होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब है कि वहाँ पे गर्मी है। 2 चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ कि वहाँ का जो हवा होगा वो बहुत ही क्या हो चुका होगा? हल्का हो चुका होगा, लाइट हो चुका होगा, और वो आसमान में उड़ना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि हल्का हवा हमेशा आसमान में उड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर। अब देखो हुआ क्या, किसी जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो हवा क्या हो चुका होगा? उड़ रहा होगा, गर्म हवा है। तो जब वहाँ का सारा हवा उड़ जाएगा तो फिर वहाँ का हवा तो खाली हो गया। तो एक तरीके से हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर। क्योंकि हवा वहाँ पे है ही नहीं तो क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे? नहीं, प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर होगा। तो बताओ, अब उस खाली जगह को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगा? दूसरे जगह से आएगा, है ना। तो द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। तो कहानी पूरा समझ लो। अब देखो होता क्या है, मान लो किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब है कि वहाँ पे गर्मी पड़ रहा है और वहाँ के जितने भी एयर हैं, जो हवा है, वो क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है, और वो आसमान में उड़ रहा है। इसका मतलब कि वहाँ का सारा हवा आसमान में उड़ चुका, तो वहाँ का हवा क्या हो चुका है?
खत्म हो चुका है। तो वहाँ पे क्या हमारा क्रिएट हो गया बताओ, लो प्रेशर। ठीक, तब उस खाली जगह को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगा, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो वहाँ से हवा आते 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 इस खाली जगह यानी कि हाई लो प्रेशर वाले जगह को भर देगा। तो ऐसा ही गर्म वाले जगह पे हमेशा लगातार हमारा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कहानी समझ में आया पूरा। तो ये हो गया हमारा। अगला हमारा होगा विंड के बारे में, जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि जो क्लाइमेट और वेदर का टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे विंड के बारे में। उसके बाद एक और टॉपिक हमारा होगा मॉइस्चर के बारे में। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, कल हम लोग को डिस्कस क्या करना है, विंड और मॉइस्चर। तो हम लोग कल मिलेंगे और कल डिस्कस करेंगे विंड और मॉइस्चर। तब तक थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें विंड के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है वेदर एंड क्लाइमेट। और जैसा कि हमने कहा था कि वेदर एंड क्लाइमेट चूँकि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो हम लोग इसको, हालांकि इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को। पहला हमारा है टेम्परेचर। हालांकि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ये हम लोग जान चुके थे। उसके बाद इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। पहला है टेम्परेचर, जो कि डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना था एयर प्रेशर के बारे में, वो भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। और आज डिस्कस करना है विंड के बारे में। और उसके बाद फिर एक और टॉपिक हमारा है ह्यूमिडिटी। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक पूरा का पूरा और पूरा चैप्टर भी खत्म होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक आज का, विंड के बारे में, यानी कि हवा के बारे में। क्या होता है हवा, देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अच्छा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्या है और लो प्रेशर क्या है हमने कल भी बताया था। एक बार फटाक से इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने आपको कल बताया था कि दिन के समय में क्या होता है ना, हवा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, दिन के समय में हवा गर्म हो जाता है। तो जो हवा गर्म होता है, वो गर्म हवा का मतलब गर्म जो हवा होता है ना, बड़ा लाइट हो जाता है, बड़ा हल्का हो जाता है। तो वो गर्म हवा आसमान में उड़ जाता है। तो उस जगह का जो गर्म हवा आसमान में उड़ गया, वो जगह तो हवा से खाली हो गया फिर। तो जो हवा खाली हुआ है उसको हम लोग कह देते हैं लो प्रेशर एरिया। क्या बोल देंगे, लो प्रेशर एरिया। तो वो हवा का जगह पूरा खाली हो गया है, तो क्या वो हवा का जगह जो खाली हुआ, तो क्या वो हमेशा खाली ही रहेगा? नहीं, उस जगह को भरने के लिए कहीं से तो हवा आएगा। तो जहाँ से हवा आ रहा है उसको हम लोग बोल देंगे हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, तो सिंपल से समझिए, जहाँ पे धूप पड़ा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, वहाँ का हवा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म हवा आसमान में उड़ना चाहता है तो वो आसमान में उड़ जाएगा। तो वो जगह पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, है ना। गर्म हवा था और गर्म हवा आसमान में उड़ना चाहता है, तो आसमान में जब एक बार गर्म हवा पूरी तरीके से उड़ के आसमान में चला जाएगा, तो उस जगह का पूरा हवा क्या हो गया, खाली हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि वो एरिया जो है हमारा, वो लो प्रेशर एरिया हो गया। और उस खाली जगह को, जिसमें कि हवा अभी नहीं है, जो कि आसमान में उड़ गया था, उस खाली जगह को भरने के लिए कहीं और से हवा आएगा। तो जहाँ से हवा आ रहा है उसको हम लोग बोल देंगे हाई प्रेशर एरिया। तो बताइए, हवा किधर से किधर मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर या लो प्रेशर से हाई प्रेशर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब कि ज़्यादा जिधर हवा है उधर से आएगा, किधर की ओर, जिधर हवा कम है, यानी कि जिधर लो प्रेशर एरिया है। तो ये जो हवा का मूवमेंट है, हवा का जो चलना है इधर से उधर, इसी को हम लोग कह देते हैं विंड। क्या बोल देते हैं, विंड, सिंपल। तो कोई पूछे कि बताओ जो विंड है उसका मूवमेंट किधर से किधर होता है, तो सिंपल से बताइएगा, हाई प्रेशर से वो किधर आता है, लो प्रेशर की ओर आता है। कोई पूछे कि हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, तो सिंपल से बताइएगा, लो प्रेशर का मतलब हुआ वहाँ पे हवा नहीं है, सब हवा गर्म होके क्या हो गया, आसमान में उड़ गया। तो जहाँ पे हवा नहीं है वो हमारा हो गया लो प्रेशर, और जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है वो हो गया हमारा हाई प्रेशर। तो जिधर हवा ज़्यादा है उधर से हमारा हवा आएगा किधर की ओर, जिधर हवा नहीं था, मतलब किधर की ओर, लो प्रेशर की ओर। सिंपल है ना, यही हमारा विंड कहलाता है। तो इस तरीके से जो हवा का मूवमेंट होता है लगातार हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसमें हवा का मूवमेंट लगातार होता रहता है, हवा हमेशा हलचल करता रहता है, इसी को हम लोग कह देते हैं विंड। तो विंड हमेशा बहेगा, हवा बहेगा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये जो हवा है हमारा जो विंड है, इसको हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरी, मतलब 3 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे अच्छी तरीके से समझने के लिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हवा का जो कैटेगरी है वो कितना है,
3 कैटेगरी है। तो आइए थोड़ा सा 3 पार्ट है बेसिकली, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके। पहला हमारा है परमानेंट विंड। समझते हैं परमानेंट विंड क्या होता है। देखते हैं परमानेंट विंड्स में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला इसमें जो बात लिखा गया वो क्या है, देखो, द ट्रेड विंड्स आर द परमानेंट विंड्स, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये ट्रेड विंड्स इसमें बोला गया। इसका मतलब क्या होता है, देखो, परमानेंट विंड का मतलब होता है ऐसा हवा जो हमेशा केवल और केवल काफी लंबे समय तक एक ही डायरेक्शन में बहेगा। जैसे हमारे आसपास देखा जाए तो क्या हवा हमेशा एक ही तरफ बहता है? नहीं, कभी ईस्ट की ओर बहेगा, कभी वेस्ट की ओर, कभी नॉर्थ की ओर, कभी साउथ की ओर बहता है, मतलब चारों दिशा में हवा बहता है। लेकिन किसी किसी जगह पर, कहीं कहीं पर हवा केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब कि हमेशा एक जगह से निकलेगा और दूसरे जगह पे जाएगा, हमेशा वो भी केवल एक ही डायरेक्शन में। तो जो हवा केवल एक ही डायरेक्शन में बहे, एक ही तरफ बहे, उसको हम लोग कह देंगे परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स के नाम से समझिएगा, नाम से याद रखिएगा। परमानेंट मतलब वो परमानेंट एक ही तरफ मूव करेगा, हमेशा एक ही तरफ जाएगा। तो कोई बोले कि वो तो परमानेंट विंड क्या है, तो सिंपल से बताइएगा, परमानेंट विंड का मतलब हो गया कि वो हमेशा परमानेंटली एक ही तरफ मूव करता रहेगा, एक ही तरफ बहता रहेगा। तो ये हो गया हमारा परमानेंट विंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है सीजनल विंड्स। सीजनल मतलब किससे याद रखना है? सीजन के हिसाब से, है ना। जैसे दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जाम्पल मॉनसून्स इन इंडिया। सीजन के हिसाब से जो हवा अपना दिशा बदल ले, जो हवा अपना डायरेक्शन बदल ले, उस हवा को हम लोग क्या बोलेंगे? सीजनल विंड्स। जैसे यदि आप देखेंगे ध्यान से, मॉनसून हमारे इंडिया में लगभग 3 महीना ऐसा होता है जिसमें बरसात खूब होता है। एग्जाम्पल आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये 3 महीना ऐसा है इंडिया का जिसमें बरसात खूब होता है। तो ये बरसात क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार 3 महीने तक हवा एक ही दिशा में बहता है हमारे इंडिया की ओर, और इंडिया में क्या आ जाता है उस समय में? हवा चलने की वजह से सारा बादल हमारे भारत की ओर आ जाता है, और वही हमारा आ जाता है मॉनसून, यानी कि बरसात आ जाता है। तो जो हवा सीजन के हिसाब से बदलता रहे अपना डायरेक्शन, उसको हम लोग कह देंगे सीजनल विंड्स। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया इंडिया में? मॉनसून जो आता है, जो बारिश का महीना आता है, वो किसके वजह से आया? सीजनल विंड के वजह से आया। मतलब कि 3 महीना लगातार जो हवा है हमारे इंडिया की ओर बहता रहता है, तो सारा बादल बहते बहते हवा में इंडिया की ओर आ जाता है, और इंडिया में लगातार 3 महीने तक बारिश होता रहता है। तो परमानेंट विंड का मतलब हो गया जो लंबे समय तक केवल एक ही डायरेक्शन में परमानेंटली बहता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ये हो गया हमारा परमानेंट विंड। अगला है सीजनल विंड, जो केवल और केवल सीजन के हिसाब से बहेगा। जैसे मॉनसून आया, वो हो गया हमारा सीजनल विंड, है ना। उसी प्रकार से मॉनसून के बाद जाड़ा आएगा, विंटर आएगा, तो हो गया हमारा, वो भी सीजनल विंड का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद फिर गर्मी आएगा, तो गर्मी भी हमारे इंडिया में लगभग 3-4 महीना खूब रहता है, तो वो भी हो गया हमारा सीजनल विंड। तो जो हवा सीजन के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज कर ले 3 महीने में, 4 महीने में, वो हमारा कहलाता है सीजनल विंड्स। सिंपल। अगला है लोकल विंड्स। लोकल नाम याद रखना, लोकल मतलब ऐसे मामूली सा, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज। मतलब लोकल विंड का मतलब हो गया कि जो लगातार डेली होता रहता है ना, इधर से उधर बह गया, कभी कभी उधर से इधर आ गया, कभी ईस्ट से वेस्ट, कभी नॉर्थ से साउथ, ऐसा। तो जो हवा डेली इधर से उधर मूव करता रहे, उसको हम लोग कह देंगे लोकल विंड। एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। मतलब कभी हवा पृथ्वी से समुद्र की ओर जाता है, कभी हवा समुद्र से पृथ्वी की ओर आता है, इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल विंड। तो 3 प्रकार के विंड आपको ध्यान रखने हैं। पहला परमानेंट विंड, जो केवल एक ही डायरेक्शन में बहेगा, एक ही दिशा में बहेगा लंबे समय तक। अगला हो गया हमारा सीजनल विंड, जो सीजन के हिसाब से चेंज करेगा अपना समय। मानसून आया तो 3 महीना लगातार एक ही डायरेक्शन में बहेगा, जाड़ा आ गया तो फिर से वो एक ही डायरेक्शन में बहेगा, गर्मी आ गया तो फिर से वो एक ही डायरेक्शन में बहेगा। ये हमारा हो गया सीजनल विंड, जो कि लगातार 3-4 महीना एक ही डायरेक्शन में केवल बहता ही रहेगा। और लोकल विंड का मतलब होगा कि जो कि डेली आपको देखने को
मिल जाता है, चेंज होता रहता है डेली के हिसाब से। एग्जाम्पल लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, तो लैंड ब्रिज सी ब्रिज डेली होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जानकारी विंड के बारे में। अगला हमारा है मॉइस्चर के बारे में। आइए थोड़ा सा हम लोग मॉइस्चर के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि मॉइस्चर क्या होता है। अच्छा, मॉइस्चर का मतलब कोई समझा सकता है हमको, हिंदी क्या होता है इसका? नमी। नमी, नमी का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझिए सिंपल सा। देखो, जैसे विंटर सीजन में हमारे आसपास ना वाटर वेपर खूब प्रेजेंट होता है विंटर सीजन में, मतलब कि जाड़े के समय में आपके आसपास वाटर वेपर खूब होता है, पानी का छोटा छोटा बूंद आसमान में उड़ता रहता है। और गर्मी के समय में आपके आसपास वाटर वेपर रत्ती भर भी नजर नहीं आता है, जिसके वजह से गर्मी आपको खूब लगता है। जाड़ा में जाड़ा क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपके आसपास हमेशा क्या रहता है, वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, आसपास का माहौल ठंडा रहता है। लेकिन वही गर्मी के समय में बात करें तो क्या आपके आसपास इतने गर्मी में वाटर वेपर टिक पाएगा? सारा आसमान में उड़ जाएगा। तो बताओ नमी ज़्यादा कब हुआ, गर्मी के समय में या जाड़ा के समय में? जाड़ा के समय में। जाड़ा के समय में नमी ज़्यादा होता है, हमारे आसपास नमी ज़्यादा होता है, यानी कि जाड़ा के समय में हमारे आसपास मॉइस्चर ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल सी बात है। तो मॉइस्चर का सिंपल सा मतलब समझना है। नमी ये भी समझ में नहीं आया तो सिंपल से ध्यान रखना है कि हमारे आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट कब रहेगा, यानी कि पानी का बहुत छोटा छोटा बूंद कब मौजूद रहता है, जाड़े के समय में, है ना। गर्मी के समय में चीज़ नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें देखो। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. जब हमारा पानी एवोपरेट हो जाता है, यानी कि पानी के ऊपर जब सनलाइट पड़ता है, चाहे वो पानी नदी का हो, तालाब का हो, झील का हो या समुद्र का हो, किसी भी पानी पे जब सनलाइट पड़ता है तो वो पानी क्या होने लगता है, धीरे धीरे एवोपरेट होने लगता है, भाप बन के आसमान में उड़ने लगता है ना। और वो बन जाता है वाटर वेपर, यानी कि वो वाटर वेपर बन के पानी का छोटा छोटा बूंद बन के आसमान में वो उड़ने लगता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। अगला ह्यूमिडिटी, जो हमने आपको बताया ह्यूमिडिटी क्या, देखो मॉइस्चर इन एयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी, यानी कि आपके हवा में यदि मॉइस्चर है यानी कि नमी है, यानी कि वाटर वेपर का मात्रा प्रेजेंट है, जिसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। तो हाँ, जैसे एसी का हवा, एसी का हवा, कूलर का हवा, जब आप एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं तो उसमें आप पानी डालते हैं, है ना। मतलब एसी से तो सीधा सा ठंडा हवा निकलता है, तो वो भी हमारा वाटर वेपर का एग्जाम्पल है। उससे तो आपको गर्म ठंडा ठंडा हवा निकलता है, वो क्या निकल रहा है एक तरीके से, वाटर वेपर निकल रहा है, जो कि आप देख नहीं पा रहे। गरम गरम हवा सॉरी वो ठंडा ठंडा हवा निकल रहा है। कूलर, तो इन सबसे जो हवा निकलता है वो किसका एग्जाम्पल है, वाटर वेपर का एग्जाम्पल है, ठीक है। सेम ही चीज़ है, मतलब मॉइस्चर बोलो या ह्यूमिडिटी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यदि हवा में वाटर वेपर का मात्रा प्रेजेंट है, यानी कि मॉइस्चर है, नमी है, तो उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर दोनों सेम चीज़ होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। इसे मान लीजिए हमारे आसपास हवा में वाटर वेपर खूब प्रेजेंट है, हमारे आसपास हवा में वाटर वेपर, पानी का छोटा छोटा बूंद बहुत प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस दिन को, ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे। और ये ज़्यादा कब होगा, जाड़ा में या गर्मी में? जाड़ा में होगा। तो जाड़ा का जो समय होता है अधिकतर कैसा होता है, ह्यूमिड होता है, यानी कि नमी खूब होता है उस समय, इसीलिए आपको उतना ठंडा लगता है। उसके बाद ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवोपरेट इजिली। यदि आपके आसपास मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, जो बोलो सब सही है, यानी कि आपके आसपास नमी है, वाटर वेपर का मात्रा प्रेजेंट है आपके आसपास, तो बताइए क्या आपके बॉडी से पसीना जल्दी सूखेगा या टाइम लेगा? टाइम लेगा सूखने में। क्या आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा या टाइम लेगा? टाइम लेगा। इसीलिए जाड़े के समय में आपका कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि आपके आसपास पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, सनलाइट होता नहीं है, तो पानी एवोपरेट करेगा कौन, है ना। लेकिन वही बात करें गर्मी के समय में, तो गर्मी के समय में दबा के गर्मी पड़ता है, आपके आसपास एक छोटा सा बूंद भी वाटर वेपर का मौजूद नहीं रह पाता है, सब के ऊपर सनलाइट पड़ता है और गर्म होकर सब वेपर बन के आसमान में उड़ जाता है। तो ध्यान रखना है, जब ह्यूमिड डे होगा
कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, आपके बॉडी से पसीना भी जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन वही यदि ह्यूमिड डे नहीं है, गर्मी का समय है, तो कपड़ा भी जल्दी सूखता है, आपके बॉडी से पसीना भी जल्दी सूखता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जाड़े के समय में आप कपड़ा खींचोगे जल्दी नहीं सूखेगा, जाड़े के समय में आप पसीना आपके बॉडी में भर जाएगा लेकिन वो भी जल्दी नहीं सूखेगा। वही बात करें गर्मी के समय में, तो गर्मी के समय में ह्यूमिड नहीं होता है, नमी उतना नहीं होता है, तो फटाक से आपका कपड़े भी सूख जाता है और आपके बॉडी का पसीना भी छूट जाता है, मतलब कि पसीना भी सूख जाता है गर्मी के समय में। ठीक है, चलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गर्मी के समय में लगातार आपके बॉडी को हीट मिल रहा होता है, तो आपका सारा पसीना हीट होके एवोपरेट यानी कि आसमान में भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद है व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग। अच्छा, आपने कभी गौर किया है गर्मी के समय में जब आपके बॉडी का पसीना सब सूख जाता है तो आपको ना एक ठंडापन महसूस होता है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके बॉडी में जितने भी पानी थे, जितने भी पसीने थे, वो आपका जो गर्म वाला हीट था आपके बॉडी में, वो सब हीट एक तरीके से पानी के साथ आसमान में वेपर बन के चला गया। तब आपके बॉडी में केवल बचा क्या? ठंडापन बचा, मॉइस्चर बचा आपके बॉडी में, इसलिए आपको ठंडा महसूस होता है आपका पसीना सूखने के बाद। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। The water vapor condenses causing formation of droplets of water. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as evaporation, यानी कि बरसात के रूप में। अब होता क्या, देखो जितने भी मॉइस्चर हमारे आसपास थे, वाटर वेपर का मात्रा प्रेजेंट था, उसके ऊपर सनलाइट पड़ा, वो गर्म हुआ और गर्म होकर वो क्या बन गया? वेपर बन के, गैस बन के वो आसमान में उड़ गया। सिंपल से समझिए, बहुत सिंपल कहानी है, समझ में आएगा आपको। गर्मी के समय में होता क्या, देखो हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है? वेपर, वाटर वेपर, पानी का छोटा छोटा बूंद, छोटा छोटा बूंद, उसके ऊपर सनलाइट पड़ा, वाटर वेपर क्या हो गया? गर्म हो गया और वो भाप बन के आसमान में उड़ गया। वो जो भाप आसमान में बन के उड़ा है, जैसे जैसे वो आसमान में जाएगा ऊपर, वो क्या होता रहेगा? और ठंडा या गर्म? ठंडा होगा, क्योंकि हमने कल ही बताया था आपको, जितना आसमान के ऊपर आप जाएंगे वैसे आपका ठंडापन बढ़ना चालू हो जाएगा। तो वो जो गर्म वेपर था, जो गर्म हवा था हमारा वाटर वेपर, जब वो एक बार आसमान में जाना चालू करता है तो वहाँ पे वो धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होने लगता है। और क्या एक ही वाटर वेपर आसमान में जा रहा है? नहीं, बहुत सारे वाटर वेपर जा रहे हैं आसमान में। तो जब बहुत सारे वाटर वेपर आसमान में जा रहे हैं और बहुत सारे वाटर वेपर जब ठंडा होंगे तो वो सब एक दूसरे के साथ चिपकना चालू हो जाता है। क्या हो जाएगा? चिपकना चालू हो जाएगा। उसके बाद सब एक साथ चिपकते 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 बादल का रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा? बादल का। और जब वो बादल भारी हो जाएगा, जब वो आसमान में और उड़ने लायक पानी नहीं रहेगा, तो फिर वो आराम से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा बरसात के रूप में। तो बारिश समझ में आएगा कैसे होता है? तो बारिश कैसे होता है एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, पानी का छोटा छोटा बूंद, उसके ऊपर दिन के समय में सनलाइट पड़ता है, गरम गरम धूप, और धूप के वजह से सारा का सारा वाटर वेपर गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है। और आसमान में जैसे वाटर वेपर जाता है वो वहाँ पे ठंडा होने लगता है। और ठंडा क्या एक ही वाटर वेपर हो रहा है? बहुत सारे वाटर वेपर ठंडा हो रहे हैं। तो वो सब एक जगह पे बाद में इकट्ठा होने लगते हैं और वो रूप ले लेता है बादल का। और जब वो बादल में वाटर वेपर सब एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो वो वाटर वेपर बताओ हल्का होगा या भारी होगा? भारी होगा। तो जब वो भारी इतना हो जाता है कि जब वो और नहीं उड़ पाता है, तो वो भारी होने की वजह से बादल छोटे छोटे टुकड़ों में बट के नीचे बूंद बूंद के रूप में, नहीं कि बारिश के रूप में गिर जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं बरसात, रेन कहते हैं हम लोग इसको। इस तरीके से बरसात होता है। तो रेन का भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब सिंपल सा बारिश, ठीक है, रेन। प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। यानी कि जो पानी बूंद बूंद के रूप में धरती पे आता है आसमान से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, अगला उसके बाद है मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। अच्छा, हम लोगों को पता है कि हमारे धरती के नीचे क्या है? पानी है। धरती के नीचे ग्राउंड वाटर है। कि धरती के नीचे पानी आता कहाँ से है? वही बादल का पानी पहले धरती पे गिरेगा और धरती से फिर वो पानी नीचे नीचे जाते जाते नीचे का पानी हमारा अंडरग्राउंड वाटर
पूरा भर जाता है, यानी कि नीचे का जो पानी है ज़मीन के नीचे वो कहाँ से आ रहा है? बादल के पानी बरसात के रूप में हमारे धरती के ऊपर आ रहा है और फिर वो धरती से पानी कहाँ चल जा रहा है? ज़मीन के नीचे चल जा रहा है। इस तरीके से ग्राउंड वाटर भी हमारा भर जाता है पानी से। अगला, प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और इस पानी को नीचे अंडरग्राउंड में रखने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है पता है? प्लांट, पेड़। पेड़ क्या करता है? अपने जड़ से पानी को होल्ड करके रखता है, पानी को और ज़्यादा नीचे नहीं जाने देता है। क्योंकि मान लो यदि बरसात का पानी ज़मीन पे आया और सारा पानी नीचे धंसते धंसते बहुत नीचे चला गया, तो क्या प्लांट के जड़ को कभी पानी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ बड़ा काम अच्छा करता है, पहला मिट्टी और दूसरा प्लांट का जड़। तो मिट्टी और प्लांट का जड़ दोनों पानी को होल्ड करके रखता है, उसको और ज़्यादा नीचे नहीं जाने देता है, जिसके वजह से नीचे पानी भी बरकरार रहता है और समय समय पर प्लांट को पानी भी मिलता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 प्रकार के रेनफॉल होते हैं। बरसात जो है 3 प्रकार का होता है। पहला द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस सिंपल सा ध्यान रख लीजिए कि बरसात कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। पहला कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक, ये 3 प्रकार के बरसात होते हैं। अगला, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बताइए क्या बरसात, चलो अच्छा एक एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। इमेजिन करो, ज़्यादा नहीं केवल 1 साल तक, ज़्यादा नहीं केवल 1 साल तक बरसात ना हो किसी जगह पर, तो क्या लगता है आपको वो जगह धीरे धीरे बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मतलब चलो मान लो जब आपको इंडिया को बर्बाद करना है ना, तो बस ये एज्यूम कर लो कि इंडिया में केवल और केवल 1 साल तक कहीं पे बरसात ना हो। जो इंडिया आपको आज दिख रहा है ना, ये इंडिया 1 साल के बाद आपको ऐसा नहीं दिखेगा। लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे पानी की कमी की वजह से। आप बस इतना समझिए, जब इंडिया में मई जून का समय होता है तो बहुत सारे जगह पे अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है। सोचो, हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा होता है, मोटर से पानी नहीं निकल रहा होता है। ये केवल और केवल गर्मी के समय में हो जाता है, केवल 2-4 महीने में बस। और यदि साल भर बरसात नहीं होगा तो सोचो फिर हाल क्या होगा हमारा। बारिश नहीं होगा तो नदी में पानी नहीं आएगा, बारिश नहीं होगा तो अंडरग्राउंड वाटर हमारा खत्म हो जाएगा, बारिश नहीं होगा तो प्लांट नहीं उग पाएंगे, सारे प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, प्लांट मर जाएगा। और प्लांट यदि एक बार मरा तो फिर हमारा मरना निश्चित है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन मिलेगा फिर कहाँ से, है ना। तो प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, बरसात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर 1 साल में आपको इसका नतीजा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे, इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। तो बरसात से प्लांट जिंदा रहेगा, एनिमल जिंदा रहेगा, हम ह्यूमन बीइंग जिंदा रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, धरती पे कभी पानी का कोई कमी नहीं होगा। ठीक है, अगला, इफ रेनफॉल इज लेस, मान लो बरसात कम होता है, वाटर स्कैरसिटी एंड ड्राउट अकर। यदि बरसात का पानी कम होगा यानी कि बारिश कम होगा तो वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलेगा। वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता है पानी का कमी, पानी का कमी देखने को मिलेगा पहला, और दूसरा ड्राउट आ जाएगा। ड्राउट का मतलब है कि बहुत सारे जगह तो पूरी तरीके से पानी के बिना सूख जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सुखाड़ी आ जाएगा, सूखा वहाँ पे पड़ जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो पानी ना पड़ने की वजह से इतना सारा समस्या हो सकता है। अगला, ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड्स टेक प्लेस, और मान लो बरसात ज़्यादा हो गया तो बाढ़ भी आ जाएगा, नुकसान वैसे भी हो जाएगा। मतलब बरसात यदि बहुत ज़्यादा हो गया तो बारिश होने के वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाएगा, तब भी नुकसान होगा हम लोग का। और यदि बारिश नहीं होता है तब भी नुकसान है हम लोग का, प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, एनिमल को पानी नहीं मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर हमारा खत्म हो जाएगा, तब भी दिक्कत है। मतलब बरसात हो तो दिक्कत है, ना हो तो दिक्कत है। तो फिर बीच का रास्ता हम लोग को अपनाना चाहिए। बीच का रास्ता ये है कि बरसात बिल्कुल बराबर मात्रा में हो, ना ज़्यादा ना कम। तो यदि ऐसा होगा तो हमारा इंडिया, मतलब कोई भी जगह ठीक ठाक चलेगा, और इस मामले में हमारा इंडिया ठीक है। मतलब कि इंडिया ऐसा जगह है जहाँ पे बरसात भी ठीक हो जाता है,
गर्मी भी ठीक पड़ जाता है, ना बरसात ज़्यादा होता है ना बरसात कम होता है। हाँ, कभी कभार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे बाढ़ जैसा भी सिचुएशन आ जाता है, लेकिन ओवरऑल इंडिया आपका ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब बताइए क्या इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत किसी को समझ में आया सब कुछ? बहुत अच्छा। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।